ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सुपर जीन 2 एवोल्यूशन अध्याय 291। स्टार लॉर्ड जैसी मौजूदगी में उसकी मदद मांगने पर निश्चित रूप से बहुत खर्च आएगा। तुम्हारे पास क्या है, इसे निकालो और मुझे दिखाओ। शायद कुछ ऐसा हो जो स्टार लॉर्ड को पसंद आए, लिन शेन ने कहा। लिन शेन को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तियानशिन आज्ञाकारी ढंग से उसकी संपत्ति सौंप देगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। इस बार तियानशिन असामान्य रूप से आज्ञाकारी था। ये ही एकमात्र चीजें हैं जो मेरे पास हैं, देखें कि क्या वे काम करती हैं। जैसे ही उसने कहा, तियानशिन ने अपना बैग निकाला और एक एक करके सामान निकालना शुरू कर दिया। यह उड़ान उपकरण की कुंजी है, लेकिन उपकरण अभी भी घर पर ही है। यह एक उत्परिवर्तित क्रिस्टल बेस अंडा है, जो एक अच्छी वस्तु भी है। और यह एक पेट गन है जिसकी फायरिंग दर 41 है। हालांकि इसमें एंजल रिवॉल्वर की फायरिंग दर नहीं है, फिर भी इसे क्रिस्टल बेस लेवल पर शीर्ष पायदान पर माना जाता है। जैसे ही तियानशिन ने अपनी वस्तुओं का परिचय दिया, उसने लिन शेन से भी पूछा, बड़े भाई, क्या आप अपनी एंजल रिवॉल्वर लाए हैं? मैं लाया हूं, यह मेरे पास है और वास्तव में बहुत काम की है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तक ये काम की है, तियानशिन ने मुस्कुराते हुए बार बार सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वह दृढ़ निश्चयी था। मैं इसे बाद में वापस ले लूंगा और इसका इस्तेमाल तुम्हें मारने के लिए करूंगा। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? लिन शेन ने तियानशिन द्वारा निकाली गई वस्तुओं पर नजर डाली। ये उसके लिए अच्छी वस्तुएं हुआ करती थीं, लेकिन अब वे उसके लिए बहुत प्रभावशाली नहीं रहीं। जीवन कठिन है। अकेले बाहर संघर्ष करने वाले व्यक्ति के लिए इतनी सारी अच्छी चीजें हासिल करना काफी मुश्किल है। तियानशिन ने अपने चेहरे पर एकाकी और असंतुष्ट भाव के साथ विलाप किया। मुझे लगता है कि आपके पास अच्छी चीजें हैं जिन्हें आप बाहर नहीं निकालना चाहते, है न? क्या ऐसा है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? लिन शेन की नज़र तियानशिन पर पड़ी और वह कठोर चेहरे के साथ बोला। मेरे पास वास्तव में बस इतना ही है, तियानशिन ने मन ही मन व्यंग्य किया। ये बदमाश लालची होता जा रहा है, अभी भी इन वस्तुओं से संतुष्ट नहीं है। छोटे तियानशिन, क्या आप जानते हैं कि स्टार लॉर्ड किस तरह के व्यक्ति हैं? आपको लगता है कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों से स्टार लॉर्ड को रिश्वत दे सकते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि यह ठीक रहेगा? लिन शेन का स्वर और भी अधिक अप्रिय हो गया। मुझे लगता है कि यह लगभग सही होना चाहिए, तियानशिन ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। जीवन में आपको ये जानना होगा कि कब पकड़ना है और कब छोड़ना है। जितना अधिक आप देंगे, उतना ही अधिक आप प्राप्त करेंगे। किसी छोटी चीज़ के लिए किसी बड़ी चीज़ को न छोड़ें। लिन शेन ने तियानशिन की ओर कदम बढ़ाते हुए उपदेश दिया। मैं देख रहा हूं कि तुम अपना मन नहीं बना पा रहे हो। किसने सोचा होगा, हम पुराने दोस्त हैं और मैं तुम्हारा अच्छा बड़ा भाई हूं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जरूर, तियानशिन ने ठंडे स्वर में कहा, शायद मैं ही तुम्हारी मदद करूं। उसने पेट लॉन्चर उठाया और उसका शरीर भी बेस म्यूटेशन कारपेस में लिपटा हुआ था। इस दौरान वह काफ़ी बड़ा हो गया था और ये लिन शेन को कुछ अभ्यास के लिए इस्तेमाल करने का समय था। आखिरकार उसकी छोटी भतीजी जल्द ही आने वाली थी, इसलिए उसे लिन शेन के उसके खिलाफ जाने की चिंता नहीं थी। दोनों आदमी कुछ नहीं बोले। लिन शेन ने सीधे डेथ पाउडर निकाला और उसे चाबुक की तरह घुमाया। तियानशिन के सिर के ऊपर एक प्रभामंडल दिखाई दिया, जिससे वह एक सच्चे देवदूत की तरह पवित्र लग रहा था। फिर उसने अपनी कमर से कुछ निकाला। ट्रिगर होने के बाद वह चीज़ धनुष में बदल गई। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए तियानशिन ने लिन शेन के चाबुक को चकमा दिया। उसने धनुष खींचा और एक तीर सीधे लिन शेन पर उड़ा दिया। लिन शेन थोड़ा हैरान हुआ। तियानशिन पर कोई तीर नहीं था, लेकिन जब उसने धनुष खींचा तो हवा से एक हल्का तीर दिखाई दिया, जो तेज गति से उसकी ओर बढ़ रहा था। लिन शेन को तुरंत एहसास हुआ कि धनुष में कुछ खास था, निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक खजाना। न केवल धनुष ने तियानशिन को दूर से हमला करने की क्षमता प्रदान की, बल्कि इससे निकलने वाले हल्के तीरों की गति क्रिस्टल बेस लेवल की ऊपरी सीमा से भी अधिक थी। ये बच्चा तियानशिन, ये हमेशा कुछ आश्चर्यजनक करने में सफल रहता है। लिन शेन प्रसन्न था, उसका दिल धनुष पर टिका हुआ था। अपनी चाल तकनीक का उपयोग करते हुए लिन शेन ने तियानशिन द्वारा छोड़े गए हल्के तीरों को चकमा दिया। तियान हवा में उड़ गया, लगातार धनुष की डोरी खींचता रहा। लिन शेन पर पागलों की तरह तीर चलाता रहा, एक शानदार मूड में। देखो अब कौन मूर्ख है, तुम इधर उधर कूद सकते हो, लेकिन तुम मुझसे तेज नहीं उड़ सकते और मेरे पास दूर से हमला करने की क्षमता है। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, बदमाश। तियान ने तीर चलाते हुए अंदर ही अंदर शेखी बघारी। तियानशिन के तीरों की बौछार को चकमा देते हुए लिन शेन ने खुद से सोचा, तियानशिन हाल ही में काफी मजबूत हो गया है। उसकी उड़ान की गति और ताकत पहले से बहुत बढ़ गई है।
वह देखना चाहता था कि तियानशिन के पास और क्या नई तरकीबें हैं, इसलिए उसने जवाबी हमला करने की जल्दबाजी नहीं की और इसके बजाय अपनी हरकत तकनीक से हल्के तीरों को चकमा दिया। थोड़ी देर तक गोली चलाने के बाद तियानशिन को अपनी ताकत में काफ़ी कमी महसूस हुई और वह लिन शेन को घायल करने में विफल रहा, इसलिए उसने तीर चलाना बंद कर दिया। लिन शेन, घुटने टेको और मुझे 3 बार प्रणाम करो। फिर जो कुछ भी तुमने मुझसे लिया है उसे सौंप दो और मैं तुम्हें जीने दूंगा, तियानशिन ने हवा से पुकारा, सीधे लिन शेन को घूरते हुए। धन्यवाद, लेकिन मुझे दूसरों द्वारा मेरे लिए तय किए गए रास्तों पर चलना पसंद नहीं है, लिन शेन ने उदासीनता से उत्तर दिया। यदि तुम जीने का मौका नहीं लोगे तो आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत दो। तियानशिन ने एक बार फिर अपना धनुष खींचा, उसका प्रभामंडल ऊपर की ओर प्रकाश से भरा हुआ था, एक छोटे से सूर्य की तरह चमक रहा था। धनुष की डोरी पर प्रकाश का एक चमकीला तीर दिखाई दिया, इसकी तीव्र चमक सूर्य की किरण के समान थी। लिन शेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, तियानशिन का तीर वास्तव में असाधारण था। जिस क्षण तियानशिन ने धनुष की डोरी छोड़ी, प्रकाश का तीर, मानो टेलीपोर्टेशन में सक्षम हो, लिन शेन के सामने प्रकट हुआ, सीधे उसके दिल पर निशाना साधते हुए। इतनी गति! लिन शेन थोड़ा चौंक गया, लेकिन सौभाग्य से उसने इसका अनुमान लगा लिया था और अपनी मुट्ठी को सीधे घुमाया। धमाका! मुट्ठी प्रकाश के तीर से टकराई और तीर उसकी हड्डियों में घुस गया। अपार बल ने लिन शेन को पीछे की ओर धकेल दिया, उसके पैरों ने जमीन में 2 गहरे गड्ढे बना दिए। हा, अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं कितनी दुर्जय हूँ, तियानशिन ने बेतहाशा हंसते हुए अपनी धनुष की डोरी को फिर से पीछे खींचा और लिन शेन पर एक और चमकदार प्रकाश तीर चलाया। लिन शेन का चेहरा ठंडा हो गया और उसने अपने सुपर बेस पैटर्न स्टेप्स का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया, गॉन्टलेट वाले हाथ पर स्विच किया और अपने सफिंग ट्रिपल पंच के साथ तियानशिन के हल्के तीर का सामना किया। धमाका! लिन शेन के सीधे प्रहार से यह हल्का तीर तुरंत चकनाचूर हो गया। असंभव! तुम्हारी ताकत इतनी महान कैसे हो सकती है? तियानशिन चौंक गया। लिन शेन पहले ही उछल चुका था, हवा में तियानशिन की ओर झपट्टा मार रहा था। तियानशिन लिन शेन की हवाई सहायता तकनीकों से अवगत था और उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, दूरी बढ़ाने के लिए जल्दी से पीछे हट गया। जब तक वह लिन शेन को दूर रखता, उसका दूर तक फैला हुआ धनुष एक अपराजय स्थिति सुनिश्चित करता। लेकिन तियानशिन गलत था, लिन शेन ने सीधे उस पर सफिंग ट्रिपल स्ट्राइक शुरू की, भयानक स्थानिक मुट्ठी शक्ति हवा की परतों को चीरती हुई, एक चीखती हुई विस्फोटक आवाज के साथ तियानशिन की ओर बढ़ रही थी। तियानशिन अचंभित रह गया, क्योंकि उसने कभी इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं की थी। बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उसने जल्दी से जवाबी हमला करने के लिए अपनी मुट्ठी घुमाई। धमाका! तियानशिन ने महसूस किया कि एक भयानक ताकत उस पर टूट पड़ी, उसकी मुट्ठी उसकी छाती में घुस गई, कवच तुरंत टूट गया और वह पीछे की ओर उछला, चट्टान की दीवार से टकराया, एक बड़ा गड्ढा बना और खुद उसमें धंस गया। मैंने अच्छे से बोलने की कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे अभिनय करने पर जोर दिया, है न? लिन शेन एक भूत की तरह तियानशिन के सामने आया और दीवार से खुद को निकालने का इंतजार किए बिना उसने उसके चेहरे पर चाबुक से वार किया, एक ही वार में कवच को तोड़ दिया। लिन शेन ने उसे चाबुक मारना जारी रखा, तियानशिन की दर्द भरी चीखें हवा में भर गईं। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि लिन शेन का तियानशिन को मारने का कोई इरादा नहीं था, वह घातक बल से वार नहीं कर रहा था। वह बस इतना चाहता था कि तियानशिन को सबक मिले, ताकि अगली बार वह बिना किसी झंझट के उसे सामान सौंप दे। कमीने, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, नहीं तो पछताओगे। तियानशिन चिल्लाया और बोलते हुए कोसने लगा, उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई कि एक बार तियान के आ जाने पर वह लिन शेन को 1000 गुना, 100 गुना चुका देगा। रुको! एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और तियानशिन, जिसकी पलकें सूज गई थीं और देखने के लिए सिर्फ एक छेद बचा था, ने आखिरकार वह आकृति देखी जिसे वह चाहता था। छोटे तियान, तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा। देखो उसने मेरे साथ क्या किया है। मैं अब और जीना नहीं चाहता। लिन शेन के रुकने के बाद तियानशिन रेंग कर बाहर आया और लड़खड़ाते हुए तियानजुन की ओर बढ़ा, उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसके पैरों से लिपट कर रोने लगा। खांसी, तियान, यहाँ ज़रूर कोई गलतफहमी है। तियानजुन ने तियानजिन की ओर एक अजीब नज़र से कहा। क्या गलतफहमी? उसने मुझे लगभग मार ही डाला और उसने मेरी चीज़ें चुरा लीं। तियानशिन और भी जोर से रोया। तियान से लिन शेन को 1000 बार काटने के लिए कहने ही वाला था, जब उसने अचानक तियानजुन से कुछ सुना और वह अवाक रह गया। आंटी, आपने अभी क्या कहा? मैंने आपको ठीक से नहीं सुना। तियानजुन ने अपना सूजा हुआ चेहरा सुअर के सिर की तरह उठाया, तियानजुन की ओर एक कठोर भाव से देखा, उसका व्यवहार बहुत अस्वाभाविक था। अच्छा, ये तुम्हारे चाचा हैं? तियानजुन ने दोहराया। चाचा शब्द सुनते ही तियानजुन को लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, सदमे में उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। क्या ये वही छोटा भतीजा है जिसका तुमने जिक्र किया था? लिन शेन ने पूछा, उसके चेहरे पर हैरानगी भरी नज़र थी और उसने तियानशिन की ओर इशारा किया।
लिनशेन ने हमेशा सोचा था कि तियानशिन का छोटा भतीजा एक छोटा बच्चा होगा, इसलिए उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में एक बड़ा वयस्क सेलेस्टियल था। हाँ, यह मेरा छोटा भतीजा तियानशिन है। तियानशिन ने सिरदर्द के साथ उत्तर दिया, कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते ही लड़ने लगेंगे। चाची, मैं इस शादी के समझौते से सहमत नहीं हूँ। तियानशिन ने जोर से चिल्लाया। क्या मजाक है, उसकी सबसे प्यारी चाची, जो उसे परिवार में सबसे अच्छी तरह समझती और जानती थी, सबसे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, वह ऐसे नीच व्यक्ति के साथ कैसे रह सकती है? तियानशिन, तमाशा करना बंद करो। तुम्हारी चाची का पति तुम्हें जानता भी नहीं है, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। अब से तुम दोनों को अच्छे से रहना होगा। जैसे ही उसने कहा, तियानजुन ने तियानजिन को एक तरफ खींच लिया और कहा, तुम्हें आने से पहले हमें बता देना चाहिए था, तब ये दुर्घटना नहीं होती। चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है, तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। चाहे तियानजिन तैयार हो या ना हो, तियानजुन ने उसे खींचकर ले गया और लिनशेन से भी कहा, लिनशेन, हम बाद में खाना खाएंगे। चलो तियानजिन का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। ठीक है, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। आखिरकार उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे एक और बड़ा भतीजा होने से कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि इसका मतलब था कि तियानजिन के धनुष को चुराने की उसकी योजना को टालना होगा। चाची, तुम मेरे चाचा बनने के लिए एक इंसान कैसे ढूंढ सकती हो? और अगर तुम किसी इंसान पर विचार भी कर रहे थे तो वह इतना निम्न स्तर का, इतना नीच व्यक्ति नहीं हो सकता था। पैराडाइज पैलेस में पहुंचने पर तियानशिन तुरंत ही अनुनय विनय करने लगा, लिनशेन को अपने चाचा ससुर के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ, चाहे कुछ भी हो। ये सोचते ही कि उसे लिनशेन, उस बदमाश को चाचा कहना है, तियानशिन को चक्कर आने लगा, मिचली आने लगी और उल्टी आने लगी। क्या तुम्हें पहले भी उससे कोई शिकायत थी? तियानशिन ने पूछा, तियानशिन को एक उपचार औषधि सौंपते हुए। ये बात अलग है, तुम एक महान निर्वाण हो और वह सिर्फ एक तुच्छ मानव उत्परिवर्ती है। वह तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है? आंटी, अगर आपको चुनना ही है तो कम से कम उसी रैंक का कोई व्यक्ति तो चुनिए, तियानशिन ने आक्रोश से कहा। तियानजुन ने बिना कुछ कहे सिर्फ तियानजुन को देखा और जल्द ही तियानजुन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ, मेरे मन में उसके प्रति थोड़ा व्यक्तिगत प्रतिशोध है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे कोई व्यक्तिगत शिकायत है कि मैं इस जोड़ी से सहमत नहीं हूँ। मुझे ईमानदारी से लगता है कि वह आपके योग्य नहीं है। आंटी, मुझे विस्तार से बताओ, तुमने उसे दुश्मन कैसे बना लिया? तियानजुन ने जोर दिया, उसका लहजा तियानजुन के पिछले शब्दों के प्रति उदासीन था। आंटी, क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? तुम्हारी योग्यताओं और क्षमताओं के साथ महान निर्वाण पाना आसान होगा। ऐसे किसी के लिए अपनी हैसियत क्यों कम करो? ये देखकर कि तियानजुन फिर से चुप हो गया, तियानजुन के पास पूरी प्रक्रिया को फिर से बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह कैसे लिनशेन का दुश्मन बन गया। बेशक, कहानी सुनाते समय तियानजुन ने अपनी छवि को थोड़ा सा सुंदर बनाया और लिनशेन की थोड़ी और निंदा की। तो तुम कह रहे हो कि उससे इतनी बार लड़ने के बाद भी तुम कभी नहीं जीते? यहाँ तक कि जब उसका स्तर तुमसे कम था तब भी तुम हार गए। तियानजुन को ठीक से पता था कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है। चाची, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं पहले से घायल था। अगर मैं गंभीर रूप से घायल नहीं होता और मेरे कौशल का उपयोग नहीं हुआ होता तो मैं बहुत पहले ही उसका ख्याल रख लेता। वह एक घिनौना, बेशर्म, चालाक नीच व्यक्ति है। तियानशिन ने तुरंत एक बार फिर अपनी आवाज़ ऊंची की। मैं देख रहा हूं, तुम उसके जितने होशियार नहीं हो, तियानजुन ने कहा, जैसे उसे कोई आभास हो। चाची, क्या तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रहा हूं? हमारी बातचीत कब इतनी मुश्किल हो गई? पहले तो ऐसा नहीं था। तियानशिन को लगा कि वह पागल होने वाला है। लेकिन क्या तुम यही नहीं कह रही हो? तुम उसे लड़ाई में नहीं हरा सकती और तुम उससे हार गई। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसके जितने काबिल या होशियार नहीं हो? तियानजुन ने ठहाका लगाते हुए कहा। उससे मिलने से पहले अगर मैं पहले घायल नहीं हुआ होता तो वह अब तक 800 बार मर चुका होता। तियानजिन अपना संयम खोने के कगार पर था। तो आज उससे लड़ने से पहले तुम घायल नहीं थे, है न? तियानजुन ने तियानजिन की ओर देखा और गंभीरता से बोला। तियानजिन अचानक चुप हो गया और काफी देर बाद बुदबुदाया, मैंने अनुमान नहीं लगाया था कि उसकी मुट्ठी की शक्ति दूर से किसी को घायल कर सकती है। यह एक छिपकर किया गया हमला था। सावधान रहें, आप जानते हैं कि सिर्फ इसलिए कि मैं शुद्ध रक्त वाला दिव्य प्राणी नहीं हूँ, हमारे परिवार के सदस्य इसे खुलकर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने कभी भी मुझे उनमें से एक नहीं माना। केवल आप और माँ ही मुझे परिवार की तरह मानते हैं, यहाँ तक कि मेरे पिता, आपके दादा भी मुझे अंदर से नीची नज़र से देखते हैं। छोटी चाची, उन्हें क्या लगता है, इसकी परवाह कौन करता है? जब तक हम परिवार हैं, बस इतना ही काफ़ी है, तियानशिन ने जल्दी से कहा। छोटी चाची जानती हैं कि उन्होंने आपको बिना किसी कारण के बिगाड़ा नहीं है, इसलिए मुझे अभी आपके समर्थन की बहुत ज़रूरत है।
तियानजुन ने गंभीरता से कहा, बिना किसी संकोच के स्पष्ट रूप से बोलूं, भले ही मैं शुद्ध रक्त वाला दिव्य नहीं हूं, लेकिन आपके चाचा के रूप में एक महान निर्वाण शुद्ध रक्त वाला दिव्य ढूंढना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। बिल्कुल छोटी चाची, मैंने हमेशा सोचा था कि आप किसी बेहतर व्यक्ति की हकदार हैं, तियानशिन ने तुरंत अपनी बात जोड़ते हुए कहा। तो क्या आप जानती हैं कि मैंने ऐसे दिव्य व्यक्ति को क्यों नहीं चुना और इसके बजाय लिन शेन को क्यों चुना? तियानजुन ने जवाब दिया, ये वह बच्चा रहा होगा जो आपको मीठी मीठी बातें करके धोखा दे रहा था। छोटी चाची, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी चालों में मत फंसो, वह बच्चा बहुत चालाक है। तियानजुन हंसा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी छोटी चाची मूर्ख है या प्यार में अंधी हो गई है? क्या कोई आदमी आपकी छोटी चाची को सिर्फ कुछ शब्दों से धोखा दे सकता है? बिल्कुल नहीं छोटी चाची, आप उस तरह की इंसान नहीं हैं, तो आपने लिन शेन को क्यों चुना? तियानशिन पूरी तरह से हैरान था। तियानशिन अच्छी तरह से जानता था कि तियानजुन न तो मूर्ख है और न ही प्यार में अंधा है। अगर तियानजुन ऐसी इंसान होती तो वह अर्धरक्त के रूप में दिव्य न्यायालय में सीट नहीं ले पाती। ध्यान रखें कि तियानजुन से पहले दिव्य न्यायालय में सीट पाने वाला कोई अर्धरक्त दिव्य नहीं था, जो अकेले तियानजुन की क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। तियानजुन के अलावा दिव्य न्यायालय में उनके परिवार द्वारा केवल 3 अन्य सीटों पर कब्जा किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे लिन शेन में बहुत संभावनाएं दिखाई देती हैं, उसकी भविष्य की उपलब्धियां सिर्फ महान निर्वाण तक ही सीमित नहीं हो सकती हैं, तियानजुन ने गंभीरता से कहा। सिर्फ महान निर्वाण ही नहीं छोटी चाची, शायद आप उसे बहुत ज्यादा आंक रही हैं। उसे क्या बनाता है? तियानशिन अंदर से चौंक गया। स्वर्गीय जाति में भी निर्वाण शरीर प्राप्त करना एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है। ये कि तियानजुन का मानना था कि लिन शेन की भविष्य की उपलब्धियां महान निर्वाण को पार कर जाएंगी, तियानजिन को बहुत आश्चर्यचकित कर गया। वह केवल एक उत्परिवर्ती है, उसकी यात्रा अभी भी बहुत दूर है, आप कैसे सुनिश्चित हो सकती हैं कि वह उस स्तर तक पहुंच जाएगा? छोटी चाची, आपको इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हमारी दिव्य जाति में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है, इसके विपरीत बहुत सारे हैं। फिर भी इनमें से कई प्रतिभाशाली लोग निर्वाण स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते, वह एक मानव उत्परिवर्ती है। तियानशिन गंभीर हो गया। तियानजुन और लिन शेन के प्रति उसका विरोध सिर्फ लिन शेन के प्रति व्यक्तिगत द्वेष पर आधारित नहीं था। वह अच्छी तरह से जानता था कि तथाकथित प्रतिभाशाली लोग तब तक कुछ नहीं होते जब तक कि वे शक्तिशाली व्यक्ति न बन जाएं। वर्तमान समय के शक्तिशाली लोग असली थे, भविष्य में शक्तिशाली बनने की क्षमता रखने वाले लोग ज्यादातर भ्रम थे। जब तक कि वे डीएस बड़ी ई जैसे न हो, स्वर्ग द्वारा शक्तिशाली बनने के लिए किस्मत में लिखे गए पुरुष, लेकिन ब्रह्मांड में कितने डीएस बड़ी ई थे? अपनी छोटी चाची पर विश्वास करो, उनकी भविष्य की उपलब्धियां वास्तव में असीम हैं, तियानजुन ने जलती हुई निगाह से कहा। हालांकि तियानशिन को सच में विश्वास नहीं था कि लिन शेन इतना दुर्जय था। एक बार जब तियानजुन ने इतना कुछ कह दिया तो उसे असहमति जताने के लिए कुछ भी कहना अनुचित लगा। कुछ न कहने का मतलब यह नहीं था कि उसने लिन शेन को ईमानदारी से स्वीकार कर लिया था। अगर उसे मौका मिले तो वह तियानजुन लिन शेन के असली रंग दिखाने से गुरेज नहीं करेगा। भोजन के दौरान तियानशिन पूरे समय गुनगुना रहा, फिर भी लिन शेन बेहद मिलनसार था, बार बार उसे छोटा भतीजा कहकर पुकारता रहा, जिससे तियानशिन की आंखें बेकाबू होकर फड़कने लगीं। अगर तियानजुन उनके ठीक बगल में नहीं बैठा होता तो वह वहीं कूदकर लिन शेन से युद्ध करने चला जाता। छोटा भतीजा, ये तुम्हारे लिए एक उपहार है, तियानजुन ने कहा। भोजन के बाद आर्केंजेल की तलवार निकालकर तियानशिन को दे दी। 10वीं बारी की महादूत की तलवार। आंटी, आप मेरे लिए बहुत दयालु हैं, तियानशिन ने महादूत की तलवार को खुशी से लेते हुए कहा। 10वीं बारी की महादूत की तलवार अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी, यहाँ तक कि इसे प्राप्त करना असंभव था। महादूत की तलवार के जीवन आधार को प्राप्त करने के लिए किसी को दिव्य जाति के देवदूत पुनर्जन्म कौशल, विकास कौशल को विकसित करना पड़ता था। और देवदूत पुनर्जन्म कौशल, यह विकास कौशल, केवल दिव्य जाति के दिव्य लोगों द्वारा विकसित किया जा सकता था, और इसके लिए असाधारण रूप से उच्च प्रतिभा की आवश्यकता थी। केवल कुछ प्रतिभाशाली दिव्य लोग ही देवदूत पुनर्जन्म कौशल पर शुरुआत कर सकते थे। तियानशिन ने एक बार देवदूत पुनर्जन्म कौशल का अभ्यास करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी प्रतिभा इसमें महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अंत में उसे एक और विकास कौशल चुनना पड़ा। यहाँ तक कि तियानशिन भी अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद एंजल पुनर्जन्म कौशल में महारत हासिल नहीं कर पाई थी। बेशक तियानशिन के इसे विकसित न कर पाने का मुख्य कारण ये था कि उसके पास केवल आधा सेलेस्टियल वंश था। सेलेस्टियल जो एंजल पुनर्जन्म कौशल विकसित कर सकते थे, वे आमतौर पर शक्तिशाली परिवारों द्वारा विकसित किए गए प्रमुख व्यक्ति होते थे, जो मजबूत रक्षकों से घिरे होते थे और उन्हें खतरनाक जगहों पर जाने की अनुमति नहीं होती थी, जिसका मतलब था कि ऐसे व्यक्तियों के आसानी से मरने की संभावना नहीं थी। इन सेलेस्टियल में से जो आर्केंजेल की तलवार के जीवन आधार को संघनित कर सकते थे, वे 10 में से अधिकतम 1 या 2 थे।
आर्केंजेल की तलवार को 10वें मोड़ तक बढ़ाना भी आसान नहीं था, जिसके लिए असंख्य संसाधनों की आवश्यकता थी। क्योंकि प्रत्येक पुनर्जन्म के साथ आर्केंजेल की तलवार को एक साधारण जीवन आधार के लिए आवश्यक संसाधनों से 10 गुना से अधिक की आवश्यकता होती थी। परिवार के समर्थन के बिना एक सेलेस्टियल के लिए संसाधनों की इतनी अधिक मात्रा जुटाना बहुत मुश्किल होगा। 10वीं बारी की महादूत की तलवार कितनी शक्तिशाली थी। अतीत में ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां 10वीं बारी की महादूत की तलवार ने निर्वाण को सफलतापूर्वक मार डाला था। अब जब तियानशिन के पास महादूत की तलवार थी, तो जब तक उसका आरोहण सफल रहा, उसके पास तुरंत 10वीं बारी का स्पिरिट बेस होगा, जिससे उसकी युद्ध शक्ति तुरंत अधिकतम हो जाएगी। आरोहण स्तर के बीच उसे शीर्ष स्तरीय लड़ाकू माना जाएगा। बेशक एंजल पुनर्जन्म कौशल की जोड़ी के बिना 10वीं बारी की महादूत की तलवार को स्पिरिट बेस के रूप में उपयोग करने से इसकी पूरी शक्ति नहीं निकलेगी। निर्वाण को मारना असंभव होगा, लेकिन यह अभी भी आरोहण स्तर की युद्ध शक्ति के शिखर पर होगा। तियानशिन ने महादूत की तलवार को सहलाया, उसे नीचे रखने में असमर्थ। तियानजुन ने कहा, यह महादूत की तलवार नर्क द्वीप के भीतर से जान जोखिम में डालकर प्राप्त की गई थी। उसके शब्दों ने तुरंत तियानशिन के हाथ में महादूत की तलवार को कम आकर्षक बना दिया। वह महादूत की तलवार को स्टाइल से वापस फेंकना चाहता था, लेकिन वह इसे छोड़ नहीं सकता था, जिससे उसे बहुत आंतरिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। हम सभी यहाँ परिवार हैं, ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन शेन ने समय पर चुटकी ली। आखिरकार वह घृणा करने वाला व्यक्ति नहीं था। तियानशिन को और भी बुरा लगा, जैसे कि उसके गले में एक मक्खी फंस गई हो, जिसे निगलने या थूकने में असमर्थ हो। हालांकि तियानजुन लिन शेन के रवैये से बहुत संतुष्ट लग रहा था और उसने कहा, बाद में तुम दोनों एक साथ विशालकाय भगवान पर्वत के निषिद्ध क्षेत्र में गुणफल चुनने के लिए जाओगे। वह मेरा एकमात्र प्रिय भतीजा है और मैं चाहता हूं कि तुम उसकी अच्छी देखभाल करो। तियांगशुन खजाना, चिंता मत करो, मैं छोटे तियानशिन की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बेहतर अपना ख्याल रखना। तियानशिन को घिनौना मतली महसूस हुई और वह अब और नहीं खा सकती थी। वह उठी और तियांगशुन से बोली, छोटी चाची, मैं थोड़ा थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। आगे बढ़ो, थोड़ा आराम करो। हालांकि अभी तक विशाल भगवान पर्वत के प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई खतरनाक चीज नहीं मिली है, लेकिन वह जगह वाकई थोड़ी विचित्र है, इसलिए तुम्हें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है और लापरवाह नहीं होना चाहिए। तियानशिन के चले जाने के बाद तियानजुन ने लिन शेन को एक ठंडी नज़र से देखा और कहा, तुमने उसे नाराज करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया था, लेकिन एक बार जब तुम प्रतिबंधित क्षेत्र में आ जाओ तो चाहे जो भी हो, तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। वह वास्तव में मेरा एकमात्र परिवार है। चिंता मत करो, मेरे मन में उसके प्रति कोई बुरी नीयत नहीं है। अगर मैं उसे पहले मारना चाहता तो वह अब जिंदा नहीं होता, लिन शेन ने हंसते हुए कहा और फिर कहा, इसके अलावा अब जब मुझे पता है कि वह तुम्हारा रिश्तेदार है, तो मैं उसकी देखभाल करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह अच्छी बात है। तियानशिन ने जो कुछ उसे बताया था, उससे तियानशिन समझ गई कि लिन शेन के पास वास्तव में तियानशिन को मारने का मौका था। लगता है कि आसमान काला होने वाला है, क्या हमें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए? लिन शेन ने सोच समझकर धीरे धीरे खाना खाया, शाम ढलने तक अपना समय लिया और फिर अपना खाना खत्म किया। हाँ, आराम करने का समय हो गया है। मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ और तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो तुम परसों विशालकाय भगवान पर्वत पर जाओगे। अगले 2 दिन इधर उधर मत भटकना, तियानजुन ने कहा और खड़ी होकर अपने कमरे में लौटने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उसने सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, उसने महसूस किया कि लिन शेन उसका पीछा कर रहा है। सिर घुमाते हुए तियानजुन ने मुस्कुराते हुए लिन शेन को देखा और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे साथ आराम करने के लिए, लिन शेन ने गंभीरता से कहा। वह जल्द से जल्द अग्नि बीज प्राप्त करना चाहता था ताकि ये देख सके कि क्या ये वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली हड्डी द्वारा छोड़ा गया हिस्सा है। साथ में आराम करो, मुझे डर है कि तुम जितना अधिक आराम करोगे तुम उतना ही अधिक थक जाओगे, तियानजुन ने अपनी आंखें झपकाते हुए कहा। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, मैं वास्तव में बस साथ में आराम करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि सोते समय मैं तुम्हें सिर्फ पकड़ूंगा और कुछ नहीं, लिन शेन ने हाथ उठाते हुए कसम खाई। उसे अपने आत्मनियंत्रण पर पूरा भरोसा था, धुंधलेपन का सामना करते हुए उसकी इच्छाशक्ति का मजबूत न होना असंभव था। और कुछ नहीं, फिर मेरे साथ सोने का क्या फायदा? अकेले सो जाओ, तियानजुन ने जवाब दिया, ऊपर जाने से पहले उसे घूरते हुए। लिन शेन दुविधा में फंस गया, उसे यकीन नहीं था कि उसका पीछा करे या नहीं, और वह तुरंत निराश हो गया। वह वास्तव में तियानजुन को बताना चाहता था कि परपेचुअल मोशन तियान उपनाम अनायास नहीं था, लेकिन धुंधलेपन के सामने उसे डर था कि वह शुरू भी नहीं कर पाएगा, जो शर्मनाक रूप से अजीब होगा। लिन शेन के पास अपने कमरे में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब रात हुई तो उसने टेलीपोर्टर को सक्रिय किया और सीधे रिंग माउंटेन प्लैनेट पर चला गया।
लिन शेन ने सुपरसोर्स ड्रैगन पर डेथ पाउडर के निवारक प्रभाव को जल्दी से बढ़ाने की योजना बनाई ताकि अपने आरोहण के ठीक बाद वह डेथ पाउडर का उपयोग करके 3 सिर वाले ड्रैगन को सीधे तौर पर वश में कर सके। मुझे अभी भी डेथ पाउडर के लिए एक उचित आरोहण अंडा प्राप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन वास्तव में इसकी विशेषता क्या है और किस प्रकार का आरोहण अंडा उपयुक्त होगा? लिन शेन ने खुद को दुविधा में पाया। डेथ पाउडर की क्षमताएं भक्षण और विकास करना थीं, लेकिन लिन शेन को यह स्पष्ट नहीं था कि ये क्षमताएं किस विशेषता से संबंधित थीं। इसके अलावा डेथ पाउडर एक सुपर बेस प्राणी था, इसलिए यदि इसके आरोहण के लिए एक उत्परिवर्ती अंडे का उपयोग किया जाता है तो यह अनिश्चित था कि इसका कोई प्रभाव होगा या नहीं। एक सुपर बेस आरोहण अंडा कुछ ऐसा था जिसे लिन शेन ने पहले कभी नहीं देखा था। कौन जानता है कि इसे कहाँ से प्राप्त किया जाए? भविष्य में जीवेई के लिए आरोहण भी एक बड़ी समस्या होगी, लिन शेन ने खुद पर विचार किया। अन्य म्यूटेंट पालतू जानवरों के लिए तो ये ठीक रहेगा, लेकिन इन 2 सुपर बेस पालतू जानवरों को निश्चित रूप से पोषित करने की आवश्यकता है। सवाल ये था कि उनके लिए सही असेंशन अंडे कहाँ से प्राप्त किए जाएं। ज़ुओ किंगलोंग ने रियल्म किंग प्लैनेट को छोड़ दिया और लिन शेन द्वारा दी गई मूवमेंट तकनीक का अध्ययन कर रहा था। यह एक पूर्ण मूवमेंट तकनीक नहीं थी, बल्कि कुछ हमलों का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई विधि की तरह थी। जब ज़ुओ किंगलोंग ने इसे आजमाया तो उसने महसूस किया कि तकनीक अपने आप में जटिल नहीं थी। ये जटिल इसलिए लग रही थी क्योंकि तकनीक की असली सरलता विरोधियों के बीच मनोवैज्ञानिक प्रतियोगिता में निहित थी। तकनीक में केवल 9 भिन्नताएं थीं, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया और पर्यावरण के अनुसार लचीले ढंग से विभिन्न भिन्नताओं का उपयोग करना सबसे कठिन हिस्सा था। ऐसी मूवमेंट तकनीक में महारत हासिल करने के लिए किसी को व्यापक रूप से अभ्यास करना पड़ता था। सभी 9 भिन्नताओं को उस बिंदु तक लाना पड़ता था जहां उन्हें सहज रूप से निष्पादित किया जा सके ताकि अनुकूलनशीलता के उच्चतम क्षेत्र को प्राप्त किया जा सके। ज़ुओ किंगलोंग ने पहले तकनीक का अभ्यास तब तक किया जब तक कि वह कुशल नहीं हो गया, फिर ज़ुओ किंगमैन को अपने साथ अभ्यास करने के लिए लाया। मूल रूप से ज़ुओ किंगलोंग ने सोचा था कि एक बार जब वह इसमें महारत हासिल कर लेगा तो वह मूवमेंट तकनीक की पूरी क्षमता को उजागर करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन वास्तविक युद्ध के दौरान ही उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। क्रिस्टल बेस लेवल पर ज़ुओ किंगमैन की युद्ध क्षमता को काफ़ी अच्छा माना जाता था, लेकिन फिर भी वह किंग जिया से काफ़ी पीछे रह गया। ज़ुओ किंगमैन के खिलाफ ये तकनीक अप्रभावी थी, यहाँ तक कि बोझ बन गई। जब ज़ुओ किंगलोंग ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया तो उसे अक्सर मारा गया, जब उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो उससे भी बदतर। भाई, क्या इस मूवमेंट तकनीक में कुछ गड़बड़ है? ज़ुओ किंगमैन ने सावधानी से पूछा। हाल ही में स्वॉर्ड एलायंस के भीतर अधिक से अधिक अफवाहें थीं, जिसमें अधिकांश लोगों को लग रहा था कि ज़ुओ किंगलोंग हार नहीं मान सकता क्योंकि वह कई असफलताओं के बाद जुनूनी हो गया था। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे एक मूवमेंट तकनीक दी थी और उसने इसे किंग जिया के खिलाफ एक तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया, जो कि पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण था। अगर तकनीक वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी तो द ग्रेट रेड बुल नाइट इसे किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे दे सकता था जिससे वह पहली बार मिला था? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। कई लोगों का मानना था कि द ग्रेट रेड बुल नाइट किंग जिया का सामना करने से बहुत डरता था, इसलिए उसने ज़ुओ किंगलोंग को टालने का बहाना ढूंढ लिया। फिर भी जीत के लिए बेताब ज़ुओ किंगलोंग ने वास्तव में इसे गंभीरता से लिया। अब स्वॉर्ड एलायंस के भीतर कई लोगों ने सोचा कि ज़ुओ किंगलोंग पागल हो गया है और संभवतः बड़ी जिम्मेदारियों के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि ज़ुओ किंगमैन को भरोसा था कि ज़ुओ किंगलोंग वह नहीं है जो दूसरे लोग उसके बारे में दावा करते हैं। जितना अधिक उसने सुना उतना ही उसके मन में संदेह पैदा हुआ। पिछले कुछ दिनों में ज़ुओ किंगलोंग के साथ अभ्यास करने और उसे लगातार खराब प्रदर्शन करते देखने के बाद वह संदेहास्पद महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ुओ किंगलोंग त्वरित सफलता के लिए अधीर हो रहा था और द ग्रेट रेड बुल नाइट के झांसे को गंभीरता से ले रहा था? तकनीक में कुछ भी गलत नहीं है, मैं अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं कर पाया हूँ। ज़ुओ किंगलोंग ने समय देखा, ये देखते हुए कि यह साप्ताहिक सोमवार सुबह के अभ्यास के लिए नियत समय था। तलवार गठबंधन की एक परंपरा थी जिसके अनुसार हर सोमवार की सुबह सभी सदस्य तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए खुले मैदान में एकत्रित होते थे, और वर्षों से ज़ुओ किंगलोंग हमेशा सबसे आगे रहता था, तलवार लेकर आगे बढ़ता था। हालांकि ज़ुओ किंगलोंग पूरी तरह से मूवमेंट तकनीक का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन वह इसके कारण अन्य मामलों की उपेक्षा नहीं करता था। ज़ुओ किंगमैन को साथ लेकर वह अभ्यास मैदान में पहुंचा, जहां तलवार गठबंधन के सदस्य 2-2 और 3-3 की संख्या में पहुंच रहे थे। ज़ुओ किंगलोंग ने हमेशा की तरह व्यवस्था बनाए रखी, सभी को पंक्तिबद्ध किया। ये देखकर कि सभी लगभग पहुंच चुके थे और अभ्यास शुरू करने का समय हो गया था, ज़ुओ किंगलोंग तलवार लेने के लिए किनारे चला गया और आगे के मंच पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया। एज और ड्रैगन, एक पल के लिए यहाँ आओ, तलवार गठबंधन के एक बुजुर्ग वेन यूशिंग ने ज़ुओ किंगलोंग को बुलाया। बड़े वेन, सुबह का अभ्यास शुरू होने वाला है। क्या आपको जो कुछ भी चाहिए वह उसके बाद तक इंतजार कर सकता है? ज़ुओ किंगलोंग ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली।
1 मिनट से भी कम समय बचा था और संगीत शुरू होने वाला था। आज लियू झिंग को तलवारबाजी का अभ्यास करने दो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, वेन यूशिंग ने उदासीनता से कहा। तलवार चलाने की प्रैक्टिस का नेतृत्व करना एलायंस हिरार्क द्वारा तय किया गया कार्य है। अगर एल्डर वेन को लगता है कि मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूं, तो कृपया हिरार्क को ढूंढें और मुझे मेरी योग्यताएं छीनने का आदेश दें, जुओ किंगलोंग ने जवाब दिया। फिर वेन यूशिंग को अनदेखा करते हुए वह मुड़ा और मंच की ओर चल पड़ा। जुओ किंगलोंग, आपकी वर्तमान स्थिति में आप अब तलवार चलाने की प्रैक्टिस का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। मैंने आपसे निजी तौर पर संपर्क करके आपको अपमानित किया है। अगर हमें हिरार्क को शामिल करना पड़ा और वह आपकी योग्यताएं छीन लेता है, तो यह अच्छा नहीं लगेगा, वेन यूशिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मैं, जुओ किंगलोंग, हमेशा खुले तौर पर और सम्मानपूर्वक काम करता रहा हूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो जांच का सामना न कर सके। अगर आपको मेरे बारे में कोई शिकायत है तो उचित प्रक्रियाओं का पालन करें, जुओ किंगलोंग ने मंच पर पहुंचते ही कहा। विजयी भाव से और पहले से ही तलवारबाजी का नेतृत्व करने के लिए तैयार मंच पर खड़े लियू झिंग ने जुओ किंगलोंग को मंच पर चढ़ते देखा और नीचे वेन यूशिंग को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। लियू झिंग, लाइन में वापस आ जाओ, जुओ किंगलोंग केंद्रीय स्थान पर खड़ा था। लियू झिंग की ओर देखे बिना उसने उस पर चिल्लाया। बड़े वेन ने कहा कि मैं आज तलवारबाजी का नेतृत्व करूंगा, लियू झिंग ने दांत पीसते हुए कहा। वह हमेशा जुओ किंगलोंग से पीछे रह गया था, लेकिन आखिरकार उसे यह मौका मिला और वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हट सकता था। अगर जुओ किंगलोंग आज उसे इन सभी गवाहों के सामने नीचे गिराने में कामयाब हो गया, तो भविष्य में उसे कौन गंभीरता से लेगा, भले ही उसे तलवारबाजी का नेतृत्व करने का एक और मौका मिले। जुओ किंगलोंग, लियू झिंग तलवारबाजी का नेतृत्व कर रहा है, आज तलवार चलाने का अभ्यास करो। वहां से नीचे उतर जाओ, एल्डर वेन नीचे से चिल्लाया। अगर यह हाइरार्क का आदेश है तो मैं निश्चित रूप से उसका पालन करूंगा। अगर यह नहीं है तो कृपया सुबह के अभ्यास में बाधा न डालें। जुओ किंगलोंग के शब्द सुबह के अभ्यास के लिए संगीत बजने के साथ ही समाप्त हो गए। तैयार हो जाओ, जुओ किंगलोंग की जोरदार आवाज के साथ सभी म्यूटेटर जो चर्चा से गुलजार थे चुप हो गए और हमेशा की तरह अपनी तलवारें पकड़ लीं, शुरू करने की तैयारी में। तलवार ऊपर करो, जुओ किंगलोंग की तलवार संगीत की लय के साथ उठी। लियू झिंग भी नेतृत्व करना चाहता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि हर कोई जुओ किंगलोंग की लय का पालन कर रहा था, जिससे वह जगह से बाहर लग रहा था। आप गलत हैं, गलत। परिचय अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। लियू झिंग ने बगल से जुओ किंगलोंग पर चिल्लाया। जुओ किंगलोंग ने उसे अनदेखा किया, तलवार चलाने का अभ्यास जारी रखा और बाकी सभी ने लियू झिंग पर कोई ध्यान न देते हुए उसकी गति का अनुसरण किया। लियू झिंग का चेहरा पीला और लाल हो गया और नीचे से ये देखने पर वेन यूशिंग की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। वह अपनी एड़ी घुमाकर चला गया। अपने आंगन में वापस आकर जुओ किंगलोंग ने लिन शेन द्वारा उसे फिर से अध्ययन करने के लिए दी गई आंदोलन तकनीक निकाली। मैंने तकनीक में महारत हासिल कर ली है, लेकिन वास्तविक युद्ध में प्रतिद्वंद्वी की चालों पर प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मैं जुओ किंगमैन के साथ मुकाबला करते समय तालमेल नहीं रख सका और किंग जिया के खिलाफ यह और भी कम संभावना होगी, जुओ किंगलोंग ने खुद से सोचा। एक पल के बाद उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की ज्वाला सी चमक उठी। केवल प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हुए दूसरा हमला करते समय पहले हमला करना असंभव है, जब तक कि मेरी गति और सजगता मेरे प्रतिद्वंद्वी से कहीं बेहतर न हो। लेकिन उसी स्तर पर ऐसा परिदृश्य असंभव है। इसके अलावा अगर मेरे पास इतना बड़ा लाभ होता तो मुझे इस तकनीक का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल लाभ के माध्यम से ही जीत हासिल की जा सकती थी। तो इस तकनीक की कुंजी यह नहीं है कि प्रतिक्रिया कितनी तेज है, बल्कि विचार प्रक्रियाओं को शारीरिक प्रवृत्ति में बदलना है। आपका शरीर आपके दिमाग से तेज होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करनी चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए मुझे लगातार प्रशिक्षण लेना चाहिए। जुओ किंगलोंग ने अपना अभ्यास फिर से शुरू करते हुए एक और कदम उठाया। तियानशुन ने लिन शेन और तियानशिन को विशाल भगवान पर्वत पर ले गया, जो 3 परिवारों के बीच बातचीत का नतीजा था, जहां प्रत्येक परिवार हर बार केवल 2 लोगों को विशाल भगवान पर्वत के निषिद्ध क्षेत्र में भेज सकता था। पिछले कुछ दिनों में तियानशुन ने लिन शेन को कोई अच्छा भाव नहीं दिया था। तियानशुन से बात करते समय वह मुस्कुराता और हंसता था, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा लिन शेन की ओर मुड़ता, वह भावहीन हो जाता, सिचुआन ओपेरा में चेहरा बदलने वाले अभिनय से भी तेज। लिन शेन ने बुरा नहीं माना और हमेशा की तरह बोला। तियानशुन का अनुसरण करते हुए विशाल भगवान पर्वत के बाहर अस्थायी शिविर में जाने के बाद लिन शेन की मुलाकात एन 117 और ची 118 से हुई। दोनों दिव्य होने के कारण लिन शेन वास्तव में उन्हें अलग नहीं बता सका। जैसे एलियंस मनुष्यों को देखते हैं, उन्हें लगभग एक जैसे लगते हैं, लिन शेन को लगा कि दिव्य भी समान दिखते हैं, जिनमें कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसके बजाय एन 117 के पीछे 2 म्यूटेटर थे जिन्होंने लिन शेन का ध्यान आकर्षित किया।
N117 के 2 म्यूटेटर तियानशुन की तरह ही एक मानव और एक सेलेस्टियल निकले, जबकि ची 118 द्वारा चुने गए दोनों म्यूटेटर सेलेस्टियल थे। लिन शेन को आश्चर्य हुआ कि N117 द्वारा चुना गया मानव म्यूटेटर कोई और नहीं बल्कि ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन था, जो उसके साथ जायंट रिंग स्टार आया था। वर्तमान ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन ने स्पष्ट रूप से यहाँ के वातावरण के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। वह अच्छे मूड में लग रहा था और उसने उन्नत कवच का एक नया सेट भी पहना हुआ था। हालांकि यह उतना अच्छा नहीं था जितना कि तियानशुन ने लिन शेन को दिया था, फिर भी यह ऐसा कुछ नहीं था जो एक साधारण इंसान को मिल सकता था। ची 118 कुछ हद तक हैरान लग रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि तियानशुन और N117 दोनों के विकल्पों में एक इंसान शामिल होगा। हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और एक संक्षिप्त बातचीत के बाद उसने किसी को उन 6 लोगों को विशाल भगवान पर्वत पर ले जाने के लिए कहा। लिन शेन ने पहली बार इतना विशाल पर्वत देखा था। पहाड़ के तल से विशाल भगवान पर्वत की केवल सबसे बाहरी चोटियां ही देखी जा सकती थीं, उसकी पूरी सीमा नहीं। फिर भी ये किसी को भी विस्मित करने के लिए पर्याप्त था। ऊंचाई और चौड़ाई मानव माह ग्रह पर विशाल पहाड़ों के लिए अतुलनीय थी। लिन शेन को याद आया कि किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक मजबूत होता है, उतने ही ऊंचे पहाड़ों के बनने की संभावना कम होती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि विशालकाय रिंग स्टार, जिसका गुरुत्वाकर्षण मानव माह ग्रह से कहीं अधिक मजबूत है, के पास इतना विशाल पर्वत क्यों होगा। पहाड़ आश्चर्यजनक रूप से कई जेड जैसे घास के पौधों से ढका हुआ था। पत्तियां जीवंत और रंगीन थीं, जैसे कि कोई जेड आर्टवर्क संग्रहालय में प्रवेश कर गया हो। इनमें से कुछ जेड जैसे घास के पौधों की पत्तियां विशालकाय पेड़ों जितनी लंबी थीं। 10 से लेकर 20 या 30 मीटर तक की ऊंची घासें प्रचुर मात्रा में थीं। जैसे ही समूह गाइड के साथ पहाड़ पर चढ़ा, एक पल ऐसा आया जब उन्हें लगा कि वे चींटियों के आकार के हो गए हैं, झाड़ियों के बीच से निकल रहे हैं। तियानशिन ने लिन शेन को अनदेखा कर दिया और लिन शेन भी उससे बात करने के मूड में नहीं था। उसकी नज़र ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन पर पड़ी, लेकिन ज़िमिन स्वॉर्ट्समैन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लिन शेन ने अपनी नाक को छुआ, थोड़ा हैरान, सोच रहा था कि वह इस स्थिति में कैसे आ गया, बिना किसी से बात करने के लिए। काश जू तियानगे यहाँ होते। मुझे लगता था कि वह बहुत ज़्यादा बात करते हैं और यह कष्टप्रद है, लेकिन अब उनके बिना ये वास्तव में बहुत शांत लगता है। लिन शेन को बेवजह जू तियानगे की याद आने लगी। चूंकि वे एक सुरक्षित मार्ग पर थे जिसे पहले ही खोज लिया गया था, इसलिए उन्हें रास्ते में कोई खतरा नहीं हुआ। और निकलने से पहले उन्होंने पहाड़ की विभिन्न वर्जनाओं को याद कर लिया था। फिर भी जब वे कुछ क्षेत्रों से गुजरे तो उन्हें खून के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दिए। एक ढलान पर पूरा ढलान खून से गहरे लाल रंग का हो गया था और यह अज्ञात था कि उस समय वहां कितने लोग मारे गए थे। वे उस ढलान पर नहीं चले, बल्कि दूसरी तरफ पहाड़ की दीवार के साथ साथ चले गए। पहाड़ की दीवार के बाहर की ओर संकरी पगडंडी पर सिर्फ 2 फीट की दूरी ही तय की जा सकती थी। नीचे कोहरे में डूबी एक अथाह खाई थी। एक गलत कदम का मतलब था कि म्यूटेटर भी गिरकर मर जाएगा। सौभाग्य से वे सभी म्यूटेटर थे, इसलिए ये जगह उनके लिए समतल जमीन से अलग नहीं थी। वह क्या है? जब वे एक पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे तो तियानशिन ने अचानक धुंध की ओर इशारा किया और बोला। हर कोई अपनी जगह पर रुक गया और तियानशिन की ओर इशारा करने लगा। उन्होंने देखा कि रास्ते के उस पार एक और चोटी थी जो धुंध में डूबी हुई थी, जिसके शिखर पर कुछ ऐसा था जो बीच बीच में चमक रहा था। विशाल भगवान पर्वत में कई रहस्य छिपे हैं। ज्यादा सुनना या इधर उधर देखना सबसे अच्छा नहीं है। सुरक्षा सबसे पहले आती है, गाइड ने आगे बढ़ने से पहले कहा। हालांकि हर कोई इस बारे में कुछ हद तक उत्सुक था कि विपरीत चोटी पर चमकती रोशनी क्या थी, उन्होंने सभी ने गाइड की सलाह पर ध्यान दिया और उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। ये खून खराबे से सीखे गए सबक थे। यहाँ आने से पहले उनमें से अधिकांश ने कुछ दिन पहले विशाल भगवान पर्वत की खोज के बारे में सुना था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। हालांकि उन्हें रास्ते में कुछ अजीबोगरीब नज़ारे देखने को मिले, लेकिन सौभाग्य से वे किसी खतरे में नहीं पड़े और सुरक्षित रूप से एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। एक बार जब आप इस गुफा से गुजर जाएंगे तो आप उस जगह तक पहुंच पाएंगे। अपना ख्याल रखना, अंधेरा होने से पहले उसी रास्ते से बेस पर वापस लौटना सुनिश्चित करें। गाइड ने गुफा के अंदर इशारा किया, फिर मुड़कर चला गया, जाहिर तौर पर एक पल भी और रुकने को तैयार नहीं था। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा। एक व्यक्ति ने नेतृत्व किया और गुफा में चला गया, जबकि अन्य ने उसका अनुसरण किया। वे जितने गहरे गए, गुफा उतनी ही बड़ी होती गई। हर जगह अजीबोगरीब आकार के स्टैलेक्टाइट्स थे। उनकी टॉर्च की रोशनी से रोशन वे चमक के छींटे भी दिखा रहे थे। गुफा से गुजरने के बाद उनके सामने दृश्य खुल गया और उन्होंने खुद को एक विशाल घाटी में पाया। घाटी में पेड़ों से भी ऊंचे 5 रंग के स्वॉर्ड ऑर्किड थे। प्रत्येक पत्ती बहुरंगी जेड की तरह गड़ी हुई थी, जिनमें से सबसे छोटी पत्ती भी दर्जनों मीटर ऊंची थी। पहुंचने पर समूह सहज रूप से झाड़ियों में बिखर गया और बिना किसी पूर्व व्यवस्था के अलग अलग दिशाओं में खोजबीन करने लगा।
तियानशिन ने लिनशेन की परवाह नहीं की और अकेले ही स्वॉर्ड ऑर्किड के घने जंगल में चला गया। लिनशेन इत्मीनान से उसके पीछे पीछे चला। उसने तियानशिन का ख्याल रखने का तियानशिन से वादा किया था और उसे यहाँ कुछ भी नहीं होने दे सकता था। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? जाओ अपना खुद का गुणफल ढूंढो, दूसरों को छीनने के बारे में सोचना बंद करो। तियानशिन ने अपना सिर घुमाया और उसे घूर कर देखा। कोई जल्दी नहीं है, बस इधर उधर देख रहा हूँ, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह मत सोचो कि अब मेरी चापलूसी करके मैं अपनी चाची के साथ तुम्हारे संबंध के लिए सहमत हो जाऊंगा। यह एक पाइप सपना है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरी चाची तुम्हें सड़क पर पटक कर भगा दे, तियानशिन ने क्रूरता से कहा। लिनशेन अपनी सांस बर्बाद नहीं करना चाहता था और बस इत्मीनान से उसके पीछे चल पड़ा। तियानशिन के पास उससे निपटने का कोई तरीका नहीं था और वह केवल लिनशेन को चकमा देने की कोशिश में अपनी गति बढ़ा सकता था। लेकिन जब भी तियानशिन अपनी गति बढ़ाता, लिनशेन भी अपनी गति बढ़ाता। जब भी तियानशिन अपनी गति कम करता, लिनशेन भी अपनी गति कम करता, जिससे उससे छुटकारा पाना असंभव हो जाता। तियानशिन ने बस उसकी परवाह करना बंद कर दिया और गुणफल को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। उसे विश्वास नहीं था कि लिनशेन उससे चोरी करने की हिम्मत करेगा। उनके पास जो जानकारी थी उसके अनुसार उस तरह का गुणफल 5 रंगों वाली तलवार ऑर्किड के पास उगता था। ये काफ़ी दुर्लभ था और कहीं भी आसानी से नहीं मिलता था, वे केवल अपनी किस्मत आजमा सकते थे। थोड़ी देर चलने के बाद तियानशिन वास्तव में गुणफल वाले एक छोटे पेड़ पर ठोकर खाए। गुणफल पेड़ों पर उगते हैं, लेकिन ये पेड़ दयनीय रूप से छोटा था, केवल 1 फुट ऊंचा। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सब कुछ उल्टा था। पेड़ बहुत छोटे थे जबकि घास बहुत बड़ी हो गई थी। छोटा पेड़ पूरी तरह से सफ़ेद था, सफ़ेद मूंगे की शाखाओं की तरह, जिसमें कबूतर के अंडों के आकार के 3 फल थे, जो रंग बिरंगे और कांच के मोतियों जैसे लग रहे थे। ये बर्फ सफ़ेद पेड़ और इसके फल खुफिया रिपोर्टों में बताए गए गुणफल से काफ़ी मिलते जुलते हैं। बहुत खुश होकर तियानशिन ने क्रिस्टल बेस मटेरियल से बना एक बॉक्स निकाला, ऊपर से फल तोड़ने के लिए तैयार। जल्दी मत करो, मैंने देखा है कि यह फल दस्तावेजों में वर्णित गुणफल से थोड़ा अलग दिखता है, लिनशेन ने अचानक तियानशिन को रोकते हुए कहा। मैंने कुछ अलग नहीं देखा। कोई गलतफहमी मत पालिए, अगर आपको गुणफल चाहिए तो खुद ही ढूंढिए, तियानशिन ने एक फल चुनने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसने पहले ही बेस वेरिएंट कार्पेस का इस्तेमाल कर लिया था, फिर भी वह बहुत सावधान था। जैसे ही एक फल तोड़ा गया, तियानशिन ने उसे बॉक्स में रख दिया और फिर बाकी 2 फलों को तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तियानशिन ने तीनों फलों को तोड़कर बॉक्स के अंदर रख दिया। उसने ढक्कन लगाया और लिनशेन की ओर मुखातिब होकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, घबराना बंद करो, यहाँ कोई समस्या नहीं है। समस्या? ले मम्मा। धमाका। बोलते समय तियानशिन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। लिनशेन चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया, खुद को तियानशिन से दूर कर लिया जो जमीन पर लेटा हुआ था और उसे दूर से देख रहा था। तियानशिन द्वारा फलों को तोड़ने के बाद बर्फ जैसा सफ़ेद पेड़ तेजी से मुरझा गया, इसकी शाखाओं से धूल गिरने लगी, जब तक कि कुछ ही देर में छोटा पेड़ सफ़ेद धूल के एक छोटे ढेर में बदल नहीं गया। तियानशिन की ओर ध्यान देने पर ऐसा लगा कि वह मरा नहीं था, उसकी सांसें समान थीं, उसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह बस सो गया था। लिनशेन ने अंदर राहत की लहर महसूस की, शुक्र है कि तियानशिन मरा नहीं था, अन्यथा उसे यकीन नहीं था कि वापस आने पर वह तियानशिन को ये कैसे समझाएगा। आखिरकार तियानशिन का ऐसा क्या हुआ? क्या ये 3 फलों की वजह से हुआ या फिर पेड़ की वजह से? जब लिनशेन गहरी सोच में डूबा हुआ था तो उसने अचानक देखा कि वह सफ़ेद राख जो छोटे पेड़ में बदल गई थी, हिल रही थी। स्वॉर्ड ऑर्किड की बड़ी पत्तियों के पीछे छिपकर उसने चुपचाप उस जगह को देखा जहां सफ़ेद राख थी। जल्द ही जमीन पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और कुछ बाहर झांका और फिर पूरी तरह से रेंगकर बाहर निकल आया। लिनशेन ने ध्यान से उस छोटे जीव को देखा और पाया कि यह एक नेवले के कार्टून संस्करण जैसा था, जिसकी बड़ी गोल आंखें और बहुत बड़ी पूंछ वाला गोलमटोल शरीर था। हालांकि इसका शरीर फर से नहीं बना था, बल्कि रंगीन क्रिस्टल से बना था, जो एक बहुरंगी क्रिस्टल कलाकृति की तरह दिखाई दे रहा था। यह एक क्रिस्टल आधारित प्राणी है। लिनशेन ने राहत की सांस ली, क्योंकि वह अधिकांश सामान्य क्रिस्टल आधारित प्राणियों से निपटने में सक्षम था। अगर कोई आरोही प्राणी दिखाई देता तो लिनशेन को यकीन नहीं था कि वह निश्चित रूप से तियानशिन की रक्षा कर सकता है। बाहर आने के बाद जीव ने तियानशिन पर हमला नहीं किया, जो गहरी नींद में था। इसके बजाय वह पेड़ की सफ़ेद राख के पास गया, अपने पंजे से कुछ राख को चाटना शुरू कर दिया। राख को चखने के बाद छोटे जीव की अभिव्यक्ति आनंद से नशे में हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह नशे में हो गया हो और वह मौके पर ही चक्कर लगाने लगा। आखिर छोटे पेड़ से यह सफ़ेद राख क्या है? ये बहुत विचित्र लगता है, लिनशेन ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उसी क्रिस्टल आधारित जीवों में से कई और छेद से रेंगते हुए बाहर निकले। दिखाई देने पर वे राख की ओर झुंड में चले गए और अपने पंजों से उसे चाटना शुरू कर दिया।
कुछ ही समय में ये छोटे जीव भी घूमने लगे और जल्द ही लड़खड़ाते हुए और लुढ़कते हुए जमीन पर गिर पड़े। बाद में जो जीव निकले उन्होंने भी ऐसा ही किया और आखिरकार वे पूरी तरह से नशे में धुत लग रहे थे, जमीन पर लेटे हुए और खर्राटे लेते हुए। उनके लक्षण तियानशिन के लक्षणों से बहुत मिलते जुलते थे, बस फर्क इतना था कि तियानशिन नशे की प्रक्रिया से नहीं गुजरा था और बस गिरकर सो गया था। ऐसा लगता है कि समस्या उस छोटे पेड़ में है। लिनशेन को अब यकीन हो गया था कि पेड़ ही समस्याग्रस्त था, लेकिन वह अभी भी यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि फल भी समस्याग्रस्त थे या नहीं। उसने पहले तियानशिन को चेतावनी दी थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि फल रिपोर्ट में बताए गए विशेषता फल के बिल्कुल समान नहीं थे। वास्तव में दोनों फल बहुत समान दिखते थे, बाहर से वे एक ही तरह के फल लग रहे थे। हालांकि लिनशेन ने देखा कि फलों के अंदर के रंग थोड़े अलग थे। हालांकि विशेषता फल भी रंगीन था, लेकिन उसके रंगों की सरणी में काला शामिल नहीं था। लेकिन तियानशिन ने जो 3 फल चुने थे उनमें से रंगों की सरणी में काले रंग का एक संकेत था। इस वजह से लिनशेन ने अपनी नोटबुक खोलकर अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए डेटा से इसकी तुलना की, जिससे पुष्टि हुई कि विशेषता फल में वास्तव में काले रंग की वह झलक नहीं थी। याददाश्त कभी कभी अविश्वसनीय हो सकती है, चीज़ों को रिकॉर्ड करना अधिक विश्वसनीय होता है। जब सभी छोटे जीव सो गए तो लिनशेन ने बेस वेरिएंट कार्पेस को बुलाया, सावधानी से तियानशिन के पास पहुंचा। वह बहुत धीरे धीरे चला, उसे डर था कि कहीं वह भी जादू के प्रभाव में न आ जाए। किसी कारण से, शायद इसलिए कि छोटा पेड़ धूल में बदल गया था और क्रिस्टल आधारित जीवों ने उसे खा लिया था, तियानशिन को सुलाने वाला प्रभाव खत्म हो गया था। या शायद इसलिए कि फल बॉक्स में बंद थे, उनकी खुशबू फैल नहीं पाए। चाहे जो भी कारण हो, लिनशेन प्रभावित नहीं हुआ और विकास सिद्धांत ट्रिगर नहीं हुआ। लिनशेन तियानशिन के पास गया, उसका पैर पकड़ा और उसे खींचकर दूसरी जगह ले गया जो सो रहे क्रिस्टल आधारित जीवों से बहुत दूर था। उसने फलों वाला डिब्बा भी वापस ले लिया, लेकिन उसने उसे नहीं खोला। अगर वह भी सो गया तो वे दोनों ऐसी जगह पर सो रहे थे, कौन जानता है कि वे बेस वेरिएंट प्राणी द्वारा खाए जाएंगे। लिनशेन ने तियानशिन के चेहरे पर पानी डाला, क्योंकि उसने रेडियो स्टोरीटेलिंग प्रोग्राम में सुना था कि बेहोश होने के बाद किसी को जगाने का यही तरीका है। दुर्भाग्य से ये तरकीब काम नहीं आई। लिनशेन ने पानी की पूरी बोतल खाली कर दी और फिर भी तियानशिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। तियानशिन उठो। लिनशेन के पास तियानशिन के चेहरे पर थप्पड़ मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बिना किसी प्रतिक्रिया के 2 थप्पड़ मारने के बाद लिनशेन ने अनिच्छा से बल बढ़ा दिया, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा ताकि जोर से थप्पड़ की आवाज आए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तियानशिन एक मरे हुए सुअर की तरह सो गया। क्यों तियानशिन ही आया? अगर तियानशिन ही प्रभावित हुई थी तो क्या मैं उसका अग्नि बीज लेने का अवसर नहीं ले सकता था? लिनशेन ने निराश होकर सोचा। ये देखकर कि वह तियानशिन को नहीं जगा सकता, लिनशेन ने सोचा कि क्या म्यूटेटेड ब्लैक आर्मर्ड सेंटीपीड को उसे काटने देना चाहिए। सेंटीपीड का जहर बहुत दर्द देगा और शायद उसे जगाने के लिए पर्याप्त दर्दनाक हो। जैसे ही वह इस पर विचार कर रहा था, उसने अचानक कुछ सुना और जल्दी से तियानशिन को कुछ घास के पत्तों के पीछे खींच लिया। कुछ ही देर बाद लिनशेन ने एक क्रिस्टल आधारित प्राणी को झाड़ियों से बाहर निकलते देखा, जो कृपाण दांतेदार बाघ जैसा था, जो जमीन पर सो रहे उन छोटे प्राणियों को शिकारी रुचि से देख रहा था। कृपाण दांतेदार बाघ को विनम्र शब्द का अर्थ नहीं पता था, उसने सीधे एक छोटे प्राणी को काट लिया, चबाते हुए कुतरता रहा। लिनशेन को इस बात से बहुत डर लगा कि इतने क्रूर काटने के बावजूद छोटे से सो रहे जीव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। कृपाण दांतेदार बाघ इतना बड़ा था और एक छोटा सा जीव उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए मुश्किल से ही काफी था। उसने उन्हें एक एक करके खा लिया, उन्हें पूरा निगल लिया, बिना एक भी बाल छोड़े। अपना भोजन समाप्त करने के बाद कृपाण दांतेदार बाघ ने जम्हाई ली और आश्चर्यजनक रूप से वहीं सो गया। धमाका धमाका धमाका, दूर की विशाल घास हिल गई। एक और बेस वेरिएंट जीव आ रहा था, लेकिन इस बार नया जीव बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि एक विशाल हाथी से भी बड़ा। आरोही जीव। क्या यहाँ कोई आरोही जीव नहीं होना चाहिए था? लिनशेन ने जीव की एक स्पष्ट झलक देखी और उसे झटका महसूस हुआ। बहुरंगी क्रिस्टल जैसा विशालकाय जानवर सो रहे कृपाण दांतेदार बाघ के पास गया, नीचे झुका और सीधे उसे अपने मुंह में उठा लिया। गहरी नींद में सो रहे कृपाण दांतेदार बाघ ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की, क्योंकि विशालकाय जानवर ने उसे हवा में उछाला और फिर उसे पूरा निगल लिया। कुछ कुरकुरे काटने के साथ कृपाण दांतेदार बाघ विशालकाय जानवर द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया। लिनशेन ने शुरू में सोचा था कि आरोही प्राणी के विशाल आकार को देखते हुए इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होगा और इतने सारे स्थानांतरणों के बाद इसे सुलाना आसान नहीं होगा। आखिरकार इतने बड़े कृपाण दांतेदार बाघ को पचाने में निश्चित रूप से समय लगेगा, है न? फिर भी किसने सोचा होगा कि कुछ ही कदम चलने के बाद प्राणी अचानक पलट जाएगा और जमीन पर गिर जाएगा, पास के कुछ एमरल्ड स्वॉर्ड ऑर्किड से टकराकर उन्हें तोड़ देगा, फिर नीचे गिर जाएगा और जोर जोर से खर्राटे लेने लगेगा। क्या वह पदार्थ वास्तव में इतना शक्तिशाली है?
लिन शेन ने आश्चर्य से सोचा। अगर उसे पता होता कि पेड़ का पाउडर इतना शक्तिशाली है जो आरोही प्राणियों के प्रतिरोध को दूर करने के लिए पर्याप्त है, तो वह अपने लिए कुछ रख लेता। अगर उसे कभी किसी ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ता जिसे वह हरा नहीं सकता, तो वह उन्हें ये पदार्थ खिलाने का कोई तरीका खोज सकता था और उन्हें मरे हुए सूअर की तरह सोने दे सकता था, जिसके बाद वह उन्हें किसी भी तरह से मार सकता था। दुर्भाग्य से सारा पाउडर चाटकर साफ कर दिया गया था और अब और इकट्ठा करने का कोई अवसर नहीं था। इस साथी ने कृपाण दांतेदार बाघ को निगल लिया। शायद पेड़ के पाउडर का प्रभाव उसके आरोही द्रव में है। एक बार जब मैं इसे मार दूंगा और इसका आरोही द्रव इकट्ठा कर लूंगा तो कुछ प्रभाव तो होना ही चाहिए, है न? लिन शेन ने थोड़ी देर प्रतीक्षा की और कोई अन्य प्राणी दिखाई न देने पर और आरोही प्राणी को अभी भी मरे हुए सूअर की तरह सोते हुए देखकर वह चुपचाप उसके पास गया। उसने अपने हाथ से 2 बार उसे धकेला और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कई परिवर्तनों के बाद पेड़ के पाउडर की शक्ति का प्रमाण यह अभी भी इतना शक्तिशाली था। लिन शेन ने अब और संकोच नहीं किया। वह वापस भागा और आर्केंजेल की तलवार ले ली जिसे तियानशिन ने अपनी पीठ पर तलवार के केस में बांध रखा था। तियानशिन, मैं इसे उधार ले रहा हूँ, लिन शेन ने आर्केंजेल की तलवार लेते हुए कहा और फिर से आरोही प्राणी के पास गया। उसने तलवार को प्राणी के सिर पर लाल एक्यूपंक्चर बिंदु पर निशाना बनाया और नीचे वार किया। आर्केंजेल की तलवार उसके हाथ में भारहीन महसूस हुई, लेकिन यह वास्तव में काफी कठोर और तेज थी। लिन शेन की ताकत और गति के साथ तलवार पूरी तरह से मूठ तक घुस गई, केवल गार्ड और हैंडल बाहर रह गए। सो रहे आरोही प्राणी ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की और इस तरह लिन शेन ने एक ही वार में उसे मार डाला। लिन शेन ने तैयार पानी की थैली निकाली, फिर धीरे से तलवार निकाली। रंगीन आरोही द्रव ब्लेड के किनारे से बह रहा था। लिन शेन ने जल्दी से उसे पकड़ने के लिए थैली का इस्तेमाल किया। आरोही प्राणी के बड़े आकार के बावजूद उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा आरोही द्रव नहीं था। लिन शेन ने 3 पूरी थैलियां भर दी, लेकिन चौथा थैला आधा भरा होने से पहले ही द्रव खत्म हो गया। यह अफसोस की बात थी कि जब उसे मारा गया तो उसने अपना जीवन आधार बाहर नहीं निकाला। उसका जीवन आधार शायद अभी भी कण रूप में उसके शरीर में मौजूद है। लिन शेन उसका जीवन आधार निकालना चाहता था, जो उसके मेजबान की मृत्यु के बाद उसकी चेतना को बनाए रखता है और संपर्क में आने पर अपने आप आकार में आ जाना चाहिए। तलवार का उपयोग करते हुए लिन शेन ने आरोही प्राणी के शव को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने रीढ़ को काटा, उसने एक झनझनाहट की आवाज़ सुनी। फिर उसने देखा कि प्राणी की रीढ़ से रंगीन कण उड़ रहे हैं और जल्दी से एक बहुरंगी क्रिस्टल जैसे फूल में मिल रहे हैं। हालांकि बिना किसी मार्गदर्शन के फूल जैसा जीवन आधार केवल एक पल के लिए हवा में लटका रहा, फिर वह जमीन पर गिर गया। हाँ, इस आरोही प्राणी का जीवन आधार एक फूल निकला। लिन शेन ने फूल जैसा जीवन आधार उठाया। इस जीवन आधार का फूल वाला हिस्सा लिन शेन की मुट्ठी के आकार का था, जो पतली शाखाओं और नीचे कुछ पत्तियों और शाखाओं पर छोटे तीखे कांटों के साथ गुलाब जैसा दिखता था। पूरा जीवन आधार एक जीवन स्पेक्ट्रम में रंगा हुआ था, जिसके अंदर बदलती रोशनी थी, एक निश्चित आत्मा रूप की अनुपस्थिति थी। लिन शेन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली और देखा कि पहले से ही एक संदेश था। एक छठे मोड़ उत्परिवर्तित आरोही जानवर, चमकदार जानवर को मार डाला। एक छठे मोड़ उत्परिवर्तित आत्मा आधार, नाइट ग्लो फूल की खोज की। अरे, ये चीज वास्तव में छठी बारी का उत्परिवर्ती है। मुझे ऐसा क्यों नहीं लगा कि यह इतना मजबूत है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि 10वीं बारी में महादूत की तलवार कितनी कठोर और तीखी है। लिन शेन अपने दिल में बहुत खुश था। यह उत्परिवर्तित छठी बारी का स्पिरिट बेस नाइट ग्लो फ्लावर बिना किसी प्रयास के प्राप्त की गई चीज की तरह था। लिन शेन ने जल्दी से नाइट ग्लो फ्लावर को अपने बैग में भर लिया। असेंशन लिक्विड वाले सभी बैग अपने ऊपर लटका दिए। फिर वह वापस तियानशिन के पास गया और बेदाग आर्केंजल तलवार को वापस उसके म्यान में डाल दिया। ऐसा लगता है कि भविष्य में मुझे सबसे पहले एक स्पिरिट बेस ढूंढना चाहिए जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि मैं स्पिरिट बेस की पूरी शक्ति को इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसकी कठोरता और तीक्ष्णता मुझे असेंस्ड प्राणियों को मारने में बहुत मदद करेगी। मैंने पहले स्पिरिट बेस को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। अब मैं एक सामान्य स्पिरिट बेस हथियार चलाने के लिए पर्याप्त मजबूत हूँ, या आर्केंजल तलवार जैसा कोई भारीन स्पिरिट बेस हथियार ढूंढ सकता हूँ। लिन शेन ने योजना बनाई कि भविष्य में वह किस तरह का स्पिरिट बेस हथियार प्राप्त करेगा। घर वापस आकर झेंग गुयुआन की तलवार दफन हो गई और रिंग माउंटेन ग्रह पर लिन शेन ने बहुत सारे स्पिरिट बेस भी दफन कर रखे थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर पहले या दूसरे चरण के थे, जिनमें पेटेरोसोर सिकल और ट्राइसेराटॉप्स व हेलबर्ट सबसे ज्यादा थे। दुर्भाग्य से लिन शेन को दरांती का इस्तेमाल करना नहीं आता था और वह त्रिशूल प्रकार के युद्ध हेलबर्ट का इस्तेमाल करने का आदी भी नहीं था। अगर मुझे भाला या चाबुक मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लिन शेन नीचे झुका और तियानशिन के फिलिट्रम को फिर से जोर से दबाया, लेकिन फिर भी उसे जगा नहीं सका। यह नहीं चलेगा, मुझे उसे यहाँ से निकालना होगा। अगर वह यहाँ मर जाता है तो मुझे तियान जुन को ये समझाने में मुश्किल होगी।
कुछ सोचने के बाद लिन शेन ने आखिरी बार कोशिश करने का फैसला किया, और अगर यह अभी भी काम नहीं करता तो वह ट्रिब्यूट फ्रूट्स को पीछे छोड़ देगा और तियानजुन को सौंपने के लिए बाहर ले जाएगा। लिन शेन ने ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को बुलाया और उसे फलों के साथ बॉक्स को दूर ले जाने को कहा, फिर उसे बॉक्स खोलने का आदेश दिया। दूर से देखते हुए लिन शेन ने देखा कि ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन वहां खड़ा था और काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। वह तियानशिन की तरह सो नहीं गया, जिससे लिन शेन का दिल खुशी से उछल पड़ा। अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होने पर लिन शेन ने फलों के पास जाने के लिए और पालतू जानवरों को बुलाया। नतीजा वही रहा, उनमें से कोई भी सो नहीं पाया। दरअसल ये छोटा पेड़ ही था जिसने तियानशिन को सुला दिया था, इसका फलों से कोई लेना देना नहीं था। लिन शेन के मन में एक और अनुमान था, इसलिए उसने पत्थर के प्राणी को फलों के डिब्बे को तियानशिन से थोड़ी दूर ले जाने दिया और फिर डिब्बे के साथ तियानशिन के पास पहुंचा। जब तियानशिन पहले फल तोड़ रहा था तब उसे नींद नहीं आई। तार्किक रूप से छोटे पेड़ की इतनी शक्तिशाली नींद लाने वाली शक्ति के साथ तियानशिन को पहले फल को इतनी धीमी गति से तोड़ते समय बहुत पहले ही सो जाना चाहिए था। लेकिन जब तक उसने तीनों फलों को तोड़कर डिब्बे में नहीं डाला और उसे बंद नहीं किया तब तक उसे नींद नहीं आई। लिन शेन को आश्चर्य होने लगा कि क्या यह इन 3 फलों की उपस्थिति थी जिसने शुरू में तियानशिन को तुरंत सो जाने से रोका था। जैसा कि लिन शेन ने संदेह किया, जैसे ही 3 फल तियानशिन के करीब पहुंचे वह जो मृत की तरह स्थिर पड़ा था वास्तव में हरकत के संकेत दिखाने लगा और धीरे धीरे होश में आने लगा। भाड़ में जाओ। तियानशिन ने अपने सामने एक ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को खड़ा पाया, जिससे वह इतना चौंक गया कि उसने तुरंत स्टोनमैन के सिर पर मुक्का मारा। सौभाग्य से लिन शेन ने समय रहते प्रतिक्रिया की, जिससे ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन तियानशिन के मुंह से बचने के लिए पीछे हट गया, अन्यथा स्टोनमैन का सिर टुकड़े टुकड़े हो जाता। लेकिन जैसे ही ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन तियानशिन से कुछ दूरी पर था, तियानशिन को अचानक फिर से चक्कर आने लगा और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, ये दिलचस्प है, ये फल छोटे पेड़ पर उगते हैं लेकिन इसकी नींद की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हालांकि केवल फल की खुशबू से आप नींद की बीमारी को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से ठीक होने के लिए शायद तुम्हें ये फल खाना पड़ेगा। लिन शेन ने चुपचाप अपने आप से अनुमान लगाया। उसने सिर्फ अनुमान लगाया लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। अगर फल खाने से उसके शरीर को कोई नुकसान होता तो यह अच्छा नहीं होता। मेरे बिना तुम शायद बहुत पहले ही यहाँ मर गए होते। मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए एक फल को धन्यवाद के तौर पर लूंगा। विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन शेन ने अपने लिए एक फल लिया और उसे रख दिया, बाकी 2 को वापस डिब्बे में रख दिया। फल अपने पास होने के कारण लिन शेन को अब नींद की बीमारी होने का डर नहीं था। उसने ल्यूमिनेसेंट बीस्ट के असेंशन लिक्विड में से कुछ निकाला और बस उसे चाटा। तुरंत उसने महसूस किया कि उसकी पलकें भारी हो रही हैं, जैसे कि वह अपनी आंखें खुली नहीं रख सकता, और विकास सिद्धांत उन्मत्त रूप से प्रसारित होने लगा। ये पदार्थ वास्तव में शक्तिशाली है। यह अनिद्रा के इलाज के लिए बहुत प्रभावी है। अनिद्रा के रोगियों के लिए एक सच्चा वरदान है। लिन शेन ने आश्चर्य और प्रसन्नता से कहा। इतना नींद लाने वाला असेंशन लिक्विड, वह बाद में इसे अपने हथियारों पर लगा सकता था। इसका इस्तेमाल इस तरह कर सकता था जैसे कि वह अपने हथियारों को जहर दे रहा हो। जरा सोचिए, एक बार और जब तक प्रतिद्वंद्वी घायल है वे जल्दी से सो जाएंगे, यह अविश्वसनीय रूप से अच्छा होगा। शायद उसके द्वारा लाए गए फल के प्रभाव के कारण उसकी तंद्रा जल्द ही काफ़ी हद तक दूर हो गई और एवोल्यूशन थ्योरी अब ज़्यादा प्रसारित नहीं हो रही थी। लिन शेन ने जल्दी से फल को एक सीलबंद बोतल में डाल दिया और तुरंत ही उसे फिर से नींद आ गई, जिससे एवोल्यूशन थ्योरी एक बार फिर से उन्मत्त रूप से प्रसारित होने लगी। लिन शेन ने जागते रहने के लिए संघर्ष किया और थोड़ी देर बाद नींदापन की भावना धीरे धीरे कम हो गई और फिर उसने ल्यूमिनेसेंट बीस्ट के असेंशन लिक्विड को और चाटा। इसे कुछ बार दोहराने के बाद लिन शेन मूल रूप से नींद की बीमारी से प्रतिरक्षित हो गया और आखिरकार उसने असेंशन लिक्विड को दूर रख दिया। उसने स्टोनमैन से फलों को फिर से तियानशिन के पास रखवाया, फिर स्टोनमैन को वापस ले लिया। कुछ ही देर में तियानशिन फिर से जाग गया। क्या हुआ? जैसे ही तियानशिन जागा, वह अपने पैरों पर कूद पड़ा और सावधानी से चारों ओर देखने लगा। तुम अभी अभी लगभग मर ही गए थे, लिन शेन ने कहानी को थोड़ा बदलकर तियानशिन से कहा। उसने इसे बहुत जटिल तरीके से नहीं समझाया, बस तियानशिन को बताया कि जब उसने फल तोड़ा तो छोटा पेड़ राख में बदल गया, जिससे वह सो गया। फिर एक चमकदार जानवर उसे खाने आया, लेकिन लिन शेन ने जानवर को मार दिया और तियानशिन को बचा लिया। तियानशिन को लगा कि लिन शेन शायद इतना दयालु नहीं हो सकता कि सिर्फ सद्भावना के कारण उसे बचाए, और शायद उसका उद्देश्य तियानशिन को खुश करना हो। लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता था कि लिन शेन ने उसे बचाया, चाहे कारण कुछ भी हो, और इस तथ्य को बदला नहीं जा सकता था जिसने तियानशिन को वास्तव में निराश कर दिया। तुम्हें बचाने के लिए मैंने एक फल लिया। वह फल नींद की बीमारी का प्रतिकार कर सकता है। अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम सो नहीं पाओगे। बस इसे अपने से बहुत दूर मत जाने दो, वरना तुम फिर भी सो जाओगे, लिन शेन ने समझाया।
तियानशिन के मन में लिनशेन के लिए जो भी अच्छी भावनाएं थीं, वे तुरंत गायब हो गईं जब लिनशेन ने बिना अनुमति के एक फल लिया। तियानशिन को एक फल खोने से कोई परेशानी नहीं थी। अगर लिनशेन उसके जागने का इंतजार करता और खुद उसे पेश करता तो तियानशिन उसे स्वीकार कर लेता, लेकिन इसे सीधे इस तरह लेना स्पष्ट रूप से उसे छोटा कर रहा था और तियानशिन इससे बहुत नाराज था। फिर भी चूंकि लिनशेन ने आखिरकार उसकी जान बचाई थी, इसलिए तियानशिन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने सावधानी से बचे हुए 2 फलों को अपने शरीर के पास रख लिया। उसने ये भी सोचा कि फल खाने से उसकी नींद की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन लिनशेन की तरह उसने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। तियानशिन ने फल खाने का फैसला करने से पहले तियानशिन के वापस तियानजुन के पास लौटने तक इंतजार करने की योजना बनाई। इस अनुभव के साथ तियानशिन ने अब और लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। मेरे चचेरे भाई के चेहरे की रोशनी में मैं तुम्हें मेरे साथ गुणफल की खोज करने की अनुमति दूंगा। हालांकि हम जो गुणफल पाएंगे उनमें से हम उन्हें 60-40 बांट लेंगे, जिसमें से 60 मैं लूंगा और 40 तुम, तियानशिन ने लिनशेन को घूरते हुए कहा। सहमत हूं, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार एक व्यक्ति केवल एक ही गुणफल खा सकता है, अधिक खाना बेकार था। लिनशेन ने केवल अपनी बहन, वेई और अन्य लोगों के लिए कुछ फल लाने की योजना बनाई। जहां तक उसके दूसरे और तीसरे भाइयों की बात है, वे निश्चित रूप से म्यूटेटर नहीं थे और फल उनके लिए बेकार होंगे। वह इस बात से अनजान था कि वेई वुफू जब आया था तब वह आरोही बन गया था और उसने फिर भी वेई वुफू के लिए एक फल बचाने के बारे में सोचा। समझौते पर पहुंचने के बाद दोनों घास में गुणफलों की तलाश में फिर से निकल पड़े। विशाल रिंग स्टार पर दिन का समय 80 घंटे से अधिक समय तक चला। उन्होंने सड़क पर कुछ समय बिताया था और देरी बहुत लंबी थी, 70 घंटे से भी कम समय बचा था। साथ ही पहाड़ से उतरने के लिए कुछ घंटों की आवश्यकता थी, इसलिए समय कम था और उन्हें गुणफलों की अपनी खोज को तेज करने की आवश्यकता थी। सौभाग्य से उनकी किस्मत बहुत खराब नहीं थी। 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय तक खोज करने के बाद उन्हें एक गुणफल का पेड़ मिला जिस पर 2 फल लटके हुए थे। इस बार तियानशिन ने खुद जाकर फल तोड़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि लिनशेन की ओर देखा। उसे लगा कि यह गुणफल वृक्ष पहले मिले वृक्ष से अलग नहीं है। फल भी एक जैसे दिख रहे थे और उसे पूरा यकीन नहीं था कि ये वास्तव में गुणफल हैं या नहीं। यहाँ कोई गलती नहीं है, ये गुणफल हैं। लिनशेन ने अपनी नोटबुक निकाली और उसकी तुलना की। सभी गुण मिलते जुलते थे और फलों के अंदर काले रंग का कोई निशान नहीं था, जिसका मतलब था कि वे वास्तव में गुणफल थे। एक बार काटे जाने और 2 बार शर्मीले तियानशिन ने उन्हें खुद तोड़ने की हिम्मत नहीं की और एक मानव पालतू जानवर को बुलाया, उसे फल तोड़ने का निर्देश दिया। फलों के टूटने के बाद बर्फ सफ़ेद पेड़ तुरंत उड़ती हुई राख में बदल गया, जो हवा के साथ बिखर गई। मैं अभी फलों को अपने पास रखूंगा, हम बाहर निकलने पर उन्हें बांट लेंगे, तियानशिन ने फलों को जेब में रखते हुए कहा। लिनशेन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और तियानशिन को फल लेने दिया। वे और अधिक गुण फलों की खोज करते रहे। इस ग्रह पर घाटी आश्चर्यजनक रूप से विशाल थी। 10 घंटे से अधिक समय तक भटकने के बाद उन्हें गुणफल चुनने वाले किसी अन्य म्यूटेटर का सामना नहीं करना पड़ा। उन 10 घंटों में उन्होंने कुल 5 गुणफल एकत्र किए और तियानशिन ने लिनशेन को 2 दिए, जिससे उनका विभाजन तय हो गया। अच्छा किया, लिटिल तियानशिन, लिनशेन ने तियानशिन को अंगूठा दिखाया। उसने सोचा था कि तियानशिन ने फल खा लिए होंगे, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में उन्हें साझा करेगा। अगर तुम मुझे इसी तरह बुलाते रहोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मार दूंगा? तियानशिन ने गुस्से में कहा। तुम्हें यह उपनाम पसंद नहीं है? होह, ठीक है, तियानजुन की तरह मैं तुम्हें अपना छोटा भतीजा कहूंगा, लिनशेन ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद कहा। तुम हिम्मत नहीं करोगे? तियानशिन को दिल से थकान महसूस हुई और उसने दांत पीसते हुए कहा, बस मुझे मेरे नाम से बुलाओ। ठीक है, तो तियानशिन ही है, लिनशेन ने सिर हिलाया। तियानशिन को अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसका नाम, जो पहले बहुत सामान्य लगता था और कभी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब लिनशेन ने उसे इस नाम से पुकारा तो उसे इतना गलत क्यों लगा? 2 या 3 घंटे और खोजने के बाद भी उन दोनों को कोई और विशेषता वाले फलदार पेड़ नहीं मिले। जैसे ही वे निराश महसूस कर रहे थे, उन्होंने देखा कि आगे 5 रंग की आइरिस कम हो गई थी और वे पानी की झिलमिलाहट को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। आगे एक जल स्रोत है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सावधानी से एक छोटी सी झील की खोज की जो बहुत बड़ी नहीं थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जिमिन स्वॉर्ट्समैन सहित कई अन्य म्यूटेटर पहले से ही झील के पास थे, जो इसकी सतह की ओर देख रहे थे, हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वे क्या देख रहे थे। तियानशिन और अन्य लोगों को आते हुए देखकर चीजियोनग नामक एक दिव्य ने तियानशिन का अभिवादन किया। ची परिवार में नाम वाले लोग आमतौर पर निम्न स्थिति के सदस्य होते थे, बिना किसी रैंकिंग के योग्यता के, इसलिए उन्हें अपने लिए एक नाम सोचना पड़ा। केवल उच्च रैंकिंग वाले सदस्य ही संख्यात्मक रैंकिंग वाले नाम रख सकते थे।
ची उपनाम वाले साधारण दिव्य व्यक्तियों को अपने नाम में संख्याएं शामिल करने की अनुमति नहीं थी। ची जियोंग, यहाँ क्या हो रहा है? तियानशिन ने ची जियोंग से बात करने के लिए संपर्क किया, जबकि लिनशेन उसके बगल में खड़ा था। झील के बीच में एक तलवार ऑर्किड है, ची जियोंग ने कहा। लिनशेन और तियानशिन दोनों ने झील के बीच में तलवार ऑर्किड को उगते हुए देखा। ये पहले देखे गए किसी भी ऑर्किड से भी बड़ा था। केवल पानी से बाहर निकलने वाला हिस्सा 100 मीटर से अधिक लंबा था और यह अज्ञात था कि यह नीचे कितना लंबा था। ची जियोंग जिस बात पर जोर दे रहा था वह स्पष्ट रूप से जलीय तलवार ऑर्किड नहीं था। दोनों ने थोड़ी देर और ध्यान से देखा और जल्द ही पता चला कि तलवार ऑर्किड की पत्तियों के बीच एक विशेषता फल का पेड़ उग रहा था। पानी से निकलने वाले विशेषता फल के पेड़ का हिस्सा 3 से 4 मीटर लंबा था, जिस पर कम से कम 100 रंग बिरंगे विशेषता फल लटक रहे थे। क्योंकि यह स्वॉर्ड ऑर्किड के केंद्र में स्थित था, इसलिए अधिकांश एट्रीब्यूट फ्रूट ट्री बड़ी पत्तियों से ढका हुआ था, जो केवल कुछ कोनों से ही दिखाई देता था। क्या यह एट्रीब्यूट फ्रूट है? तियानशिन ने पूछा। उसकी आंखें लिनशेन की ओर देख रही थीं। निश्चित रूप से एट्रीब्यूट फ्रूट, और क्या हो सकता है? ची जियोंग ने सोचा कि सवाल उससे पूछा गया था और उसने लापरवाही से जवाब दिया। लिनशेन ने थोड़ा सिर हिलाया। वे वास्तव में एट्रीब्यूट फ्रूट थे। तुम उन्हें लेने क्यों नहीं गए? तियानशिन ने पूछा, कुछ हैरान होकर। हालांकि जायंट गॉड माउंटेन पर उड़ना बहुत वर्जित था, लेकिन यह निषिद्ध नहीं था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उड़ने से पहाड़ के विभिन्न हिस्सों से अन्य प्राणियों का ध्यान आसानी से आकर्षित हो सकता था। इसलिए पहाड़ पर चढ़ना और उतरना आमतौर पर उड़ान भरने से संबंधित नहीं था। इस क्षेत्र में कोई अन्य प्राणी नहीं था। उन एट्रीब्यूट फ्रूट को लेने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। उड़ नहीं सकता। झील के ऊपर नो फ्लाइट जोन लगता है। झील के ऊपर की सीमा में प्रवेश करने से तुम उसमें गिर जाओगे, एक अन्य दिव्य प्राणी, चीबा ने कहा। क्या झील में कुछ अजीब है? तियानशिन ने तुरंत पानी की ओर देखा। अगर यह एक साधारण झील होती तो वे बहुत पहले ही तैरकर पार कर गए होते। लेकिन कुछ देर ध्यान से देखने के बाद भी तियानशिन को पानी में कुछ नहीं मिला। ची जियोंग ने सिर हिलाया और कहा, पानी में एक तरह का पारदर्शी, तंतु जैसा प्राणी है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक बार जब आप पानी में गिर जाते हैं तो वे प्राणी आपके चारों ओर लिपट जाते हैं और यह काफ़ी परेशानी भरा होता है। ची जियोंग के स्पष्टीकरण के बाद तियानशिन ने फिर से पानी की ओर ध्यान से देखा, लेकिन वह अभी भी पारदर्शी तंतु जैसे प्राणियों को नहीं देख पाया जिनके बारे में वे बात कर रहे थे। देखने की जहमत मत उठाओ। अगर वे दिखाई देते तो हमें अभी इतनी तकलीफ नहीं होती। ची जियोंग ने अपनी हाल की दुर्घटना के बारे में बताया जब वे अभी अभी पहुंचे थे। सौभाग्य से केवल ची जियोंग ही झील की सतह पर उड़ गया था और गिरने के बाद पारदर्शी तंतुओं में फंस गया था, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। किनारे पर मौजूद चीबा ने बचाव किया और उसे बाहर निकालने में कामयाब रहा। इन दोनों भाइयों के अनुसार वे पारदर्शी तंतु वाले जीव सभी क्रिस्टल आधारित जीव होने चाहिए, लेकिन तंतु वाले जीव को अलग करने के बाद घड़ी पर मारने का कोई संकेत नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि आप सभी यहाँ खड़े हैं, विशेषता वाले फलों के लिए नहीं जा रहे हैं, तियानशिन ने कहा। उसे भी कुछ सिरदर्द महसूस हो रहा था। आकाशीय जीव आमतौर पर पानी के नीचे की लड़ाई में माहिर नहीं होते हैं, और भले ही तियानशिन तैर सकता था, लेकिन वह इसमें विशेष रूप से अच्छा नहीं था। अन्यथा उस समय रियल्म किंग ग्रह पर वह समुद्र में एक उत्परिवर्तित जीव को मारते समय इतना लथपथ नहीं होता। उड़ना कोई विकल्प नहीं था, और कौन जानता है कि पानी में कितने पारदर्शी तंतु वाले जीव थे। उन फलों को प्राप्त करना वास्तव में कोई आसान काम नहीं था। क्या हम पानी पर चलकर पार नहीं जा सकते? लिनशेन ने बातचीत सुनने के बाद बीच में कहा। ची जियोंग और चीबा स्पष्ट रूप से मनुष्यों को उच्च सम्मान नहीं देते थे, उनके प्रति उतने विनम्र नहीं थे जितने तियानशिन के प्रति थे। ची जियोंग ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आपको लगता है कि आप पानी पर चल सकते हैं और फल तोड़ सकते हैं तो आगे बढ़िए, हम आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। यदि हम पानी पर चल सकते तो क्या आपको लगता है कि हम यहाँ खड़े होकर देखते रहेंगे? चीबा ने यह भी कहा। लिनशेन ने उनके रवैये पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उनकी मानसिकता बहुत समावेशी थी और उन्होंने दोस्ताना लहजे में कहा, हम पानी पर क्यों नहीं चल सकते? आपकी गति के साथ पानी पर चलना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है न? क्या हमने अभी नहीं कहा? इस झील में कुछ गड़बड़ है, आप इसके ऊपर से उड़ नहीं सकते, इस पर चलना तो दूर की बात है। एक अजीब सी शक्ति आपको सीधे पानी में खींच लेगी। यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है तो जाकर खुद ही इसे आजमाएं, ची जियोंग ने कहा। जाहिर है कि उन्होंने पहले ही किसी पालतू जानवर के साथ परीक्षण किया होगा और पानी की सतह से पार जाने की कोशिश करना व्यर्थ था। लिनशेन ने जिमेन स्वॉर्ट्समैन और तियान एन की ओर देखा, जिन्होंने भी इस मुद्दे के कारण फल इकट्ठा करने के लिए पानी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की थी और केवल किनारे पर ही रास्ता सोच सकते थे। जिमेन स्वॉर्ट्समैन ने कहीं से एक लंबी रस्सी पकड़ी थी और एक क्रिस्टल बेस भाला को टिप पर बांध दिया था।
उसने भाले का इस्तेमाल भाले की तरह किया, उसे फेंका, उसे स्वॉर्ड ऑर्किड की पत्तियों में ठोंकने की कोशिश की, फिर रस्सी पर तनाव का इस्तेमाल करके आगे बढ़ा। दुर्भाग्य से भाला ज्यादा दूर नहीं गया था जब उसे किसी बल ने पकड़ लिया और वह सिर के बल झील में गिर गया। पानी तुरंत घने पारदर्शी तंतुओं से भर गया, बिल्कुल पारदर्शी मछली पकड़ने की रेखाओं की तरह, जो हवा में उड़ते भाले के चारों ओर लिपटे हुए थे, जो भाले को पानी में गहराई की ओर खींच रहे थे। और एक पल में वह डूब गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। इससे बंधी रस्सी भी उस जगह से टूट गई जहां से वह पानी को छूती थी। ये तरीका अभी भी असंभव था। एक पल के लिए सभी को कुछ हद तक असमंजस महसूस हुआ। इतने सारे गुणकारी फलों को देखते हुए भी वे असहाय होकर केवल देख पा रहे थे। जिमिन स्वॉर्ट्समैन के प्रयास को देखने के बाद लिन शेन के मन में एक विचार आया। ऐसा लगता है कि वे पारदर्शी तंतु पानी से बाहर नहीं निकल सकते। लिन शेन ने पानी की सतह को ध्यान से देखते हुए कहा, वास्तव में वे पारदर्शी तंतु पानी से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन जैसा कि आपने देखा है, पानी के ऊपर से कुछ भी नहीं गुजर सकता। वे निश्चित रूप से पानी में खींचे जाएंगे। वे पानी से बाहर निकल सकते हैं या नहीं, परिणाम एक ही है, चिज़ियोनग ने कहा। अगर ऐसा है तो शायद मैं इसे आजमा सकता हूं, लिन शेन ने खुद से सोचा। उसके पास पानी पर तैरने का कौशल था, और हालांकि पहले लिन शेन को लगा कि यह अग्नि बीज कौशल बहुत कम उपयोगी है, आगे विचार करने पर उसे एहसास हुआ कि इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग थे। उदाहरण के लिए, इस झील में जहां अन्य लोग उड़कर पार नहीं जा सकते थे और पानी में समा जाते थे। पानी पर तैरने का कौशल संघर्ष के 7 चरणों की तरह एक नियम आधारित कौशल था। जब तक उसकी गति पानी पर तैरने के कौशल के मानकों को पूरा करती थी, वह पानी की सतह पर चलने में सक्षम होता था और कोई भी बल उसे नीचे नहीं खींच सकता था। लिन शेन का इरादा फलों को चुनने का था, लेकिन उसने अपना इरादा नहीं बताया। वह देखना चाहता था कि क्या किसी और के पास फलों को चुनने का कोई तरीका है। अगर उन्हें कोई तरीका नहीं सूझा तो उनके जाने के बाद फलों को चुनना उसके लिए बहुत देर नहीं थी। लिन शेन ने किनारे से देखा कि कई लोगों ने अलग अलग तरीके आजमाए, लेकिन नतीजे एक जैसे थे, कोई भी कारगर नहीं था। जो कुछ भी पानी की सतह से गुजरता था उसे पानी में खींच लिया जाता था, पतले पतले जीवों द्वारा झील के तल पर खींच लिया जाता था। तियानशिन ने क्रिस्टल बेस लेवल मछली को भी बुलाया, ये देखने के लिए कि क्या वह तैरकर पार कर सकती है। हालांकि जैसे ही मछली ने पानी को छुआ, वह कोकून की तरह धागों में फंस गई और जल्दी से झील के तल पर खींची गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। जिमिन स्वॉर्ट्समैन सबसे पहले एट्रीब्यूट फ्रूट की तलाश में झील से बाहर निकला। यहाँ एट्रीब्यूट फ्रूट चाहे कितने भी प्रचुर मात्रा में क्यों न हो, अगर कोई उन्हें न पा सके तो वे बेकार हैं। पहरा देना समय की बर्बादी थी। तियानशिन भी और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन लिन शेन ने उसे रोकते हुए कहा, चलो कोई उपाय सोचते हैं। अगर हम बस पार जाकर थोड़ा सा चुन सकें तो ये दर्जनों घंटों में मिलने वाली चीज़ों से कहीं ज़्यादा होगा। कहना आसान है, करना मुश्किल। हम कैसे पार जा सकते हैं? अगर तुम कर सकते हो तो आगे बढ़ो और उन्हें चुनो, तियानशिन ने नाक भान सिकोड़ी। चलो फिर से कोशिश करते हैं, ये काम कर सकता है। लिन शेन ने एक पेट गन निकाली और एट्रीब्यूट फ्रूट ट्री की दिशा में पेट कैप्सूल दागे। दुर्भाग्य से उसने जो क्रिस्टल बेस पेट कैप्सूल दागे, वे पानी की सतह पर पहुंचते ही पानी में गिर गए और पालतू जानवर पारदर्शी धागों से लिपटे हुए झील के तल पर खींचे गए। तुम क्या कर रहे हो? तियानशिन को लगा कि लिन शेन अपना दिमाग खो बैठा है, क्योंकि वह जो कर रहा था वह पूरी तरह से व्यर्थ लग रहा था। मैं प्रयोग कर रहा हूँ। शायद पालतू जानवरों की कोई एक क्षमता झील में सक्शन का सामना कर सकती है, लिन शेन ने समझाया। उसकी व्याख्या सुनने के बाद तियानशिन ने उपहास किया। चीबा और चीजियोंग उसे और संघर्ष करते हुए देखने में परेशान नहीं थे। तियानशिन को अलविदा कहने के बाद वे कहीं और विशेषता फल की तलाश में चले गए। एन परिवार के दिव्य ने कुछ समय तक शोध किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पाए और अंत में अनिच्छा से चले गए। समय बर्बाद करना बंद करो। तियानशिन भी अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह मुड़ा जाने की तैयारी कर रहा था। अब लिन शेन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जल्दी मत करो, मेरे लिए अकेले फल चुनना बहुत थकाऊ है और मुझे बाद में तुम्हारे साथ साझा करना होगा। ये बहुत परेशानी है, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम किसी तरह पार जाकर फल तोड़ सकते हो तो वे सब तुम्हारे हैं। मुझे कोई नहीं चाहिए, तियानशिन ने जवाब दिया। उसे विश्वास नहीं था कि लिन शेन फलों तक पहुंच सकता है, जबकि इतने सारे लोग असफल हो गए थे। लिन शेन क्या कर सकता था? क्या तुम गंभीर हो? लिन शेन ने तियानशिन को एक अजीब भाव से देखा। बेशक, मैं गंभीर हूँ। जब मैं, तियानशिन, अपना वचन देता हूँ तो यह एक चट्टान की तरह ठोस होता है, जिसे 9 बैलों द्वारा भी नहीं हिलाया जा सकता, तियानशिन ने गर्व से कहा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अगर मैं कुछ फल तोड़ने में कामयाब हो जाता हूँ तो बेहतर होगा कि तुम पछताओ नहीं, लिन शेन हंसे। पछताओ? जो पछताता है वह मूर्ख है, तियानशिन ने स्पष्ट रूप से कहा।
चूंकि ऐसा ही है तो मैं यहाँ जाता हूँ। लिन शेन ने इधर उधर देखा और पाया कि बाकी लोग बिना किसी निशान के चले गए थे, इसलिए उसने और देर नहीं की। लिन शेन को झील के किनारे आते देख जैसे कि वह पानी में उतरने वाला हो, तियानशिन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम पानी में फंस गए तो मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तुम्हें बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन शेन झील के किनारे पहुंच गया, लेकिन पानी में नहीं उतरा। इसके बजाय उसने अपनी कमर से असेंशन लिक्विड का आधा बैग निकाला। ढक्कन खोलकर लिन शेन ने सावधानी से बैग से असेंशन लिक्विड को थोड़ा थोड़ा करके झील में छिड़का। तुम क्या कर रहे हो? तियानशिन ने चुपके से भौहें सिकोड़ी, यह नहीं जानते हुए कि लिन शेन अब क्या चाल चल रहा था। सोच रहा था कि वह असेंशन लिक्विड को झील में क्यों डाल रहा था। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, लिन शेन ने कहा और उसने असेंशन लिक्विड को अलग अलग जगहों पर छिड़कना जारी रखा। जब आरोही द्रव्य छिड़का गया था तो झील में तंतुमय जीव अचानक हिलने लगे, लेकिन कुछ ही देर में जब लिन शेन ने झील में और अधिक आरोही द्रव्य छिड़का तो कोई हलचल नहीं हुई। तियानशिन, जिसने शुरू में लिन शेन को संदेह से देखा था, अब इस योजना को समझ गया और आंखें चौड़ी करके बोला, ये ल्यूमिनेसेंट बीस्ट का असेंशन लिक्विड है, क्या इसमें भी वही नींद लाने वाले प्रभाव हो सकते हैं? ऐसा लगता है। लिन शेन ने कई कोशिशों में असेंशन लिक्विड का लगभग आधा बैग बिखेर दिया और जब देखा कि झील में अब कोई हलचल नहीं है तो उसने पानी की जांच करने के लिए एक पालतू जानवर को छोड़ दिया। पालतू जानवर पानी में कूद गया, तंतुमय जीवों से परेशान हुए बिना इधर उधर तैरने लगा। ये काम कर गया, लिन शेन ने पानी की थैली को छिपाते हुए कहा। आपके पास ये तरीका था और आपने पहले नहीं बताया। तियानशिन ने शुरू किया और फिर उसने भी एक बड़ी मछली जैसी पालतू जानवर को पानी में उतारा। वह विशाल मछली के ऊपर खड़ा हो गया और झील के केंद्र की ओर तेजी से बढ़ा। तियानशिन झील के बीच की ओर बढ़ा और रास्ते में शेखी बघारते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था, जो कोई भी फल तोड़ेगा उसे वह मिल जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं खुद कोई फल नहीं तोड़ूंगा। लिन शेन बिना कुछ कहे मुस्कुराया। अपने पालतू जानवर को वापस लेने के बाद वह उछला और झील की सतह पर उतरा, पानी के ऊपर से गुजरते हुए। तियानशिन आगे के रास्ते पर ध्यान लगाए हुए था, उसने अपने पीछे लिन शेन को नहीं देखा। उसका विशाल मछली पालतू जानवर लिन शेन की पानी को छानने की तकनीक से कहीं ज्यादा तेज था और तेजी से स्वॉर्ड ऑर्किड के पास पहुंच रहा था। अचानक पानी से तंतु के रेशे बाहर निकले, विशाल मछली के चारों ओर लिपटे और उसे सतह के नीचे खींच लिया। नींद का असर विफल हो गया। तियानशिन ने डर के मारे कहा, क्योंकि उसके पैर लगभग पानी को छू रहे थे और उत्सुक तंतु पहले से ही सतह को तोड़कर उसके पैरों के चारों ओर लिपटे हुए थे। तियानशिन ने जल्दी से ऊपर की ओर छलांग लगाई, लेकिन दुर्भाग्य से वह पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाया और उसे पानी की ओर एक बल द्वारा नीचे खींच लिया गया। पानी से बाहर निकले हुए तंतु केवल 1 फुट से थोड़ा अधिक बाहर निकले, इससे पहले कि वे घुलने लगे। जाहिर है कि झील के बाहर जीवित रहने में असमर्थ थे। तियानशिन ने आर्केंजेल की तलवार निकाली और नीचे पानी को बेतहाशा काटना शुरू कर दिया, जिससे कुछ तंतुमय जीवों को काटने में कामयाब हो गया। हालांकि पानी में बहुत सारे जीव थे। जैसे ही वह पानी में गिरा, तंतुओं का एक समूह उसे चारों ओर से घेर लिया, जिससे तियानशिन दब गया। वह कुछ ही क्षणों में कसकर बंधा हुआ था, हिलने में असमर्थ था और उसके हाथ में आर्केंजेल की तलवार गतिहीन हो गई। ये खत्म हो गया। तियानशिन ने महसूस किया कि उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। कुछ हद तक पछतावा हो रहा था कि उसने लिन शेन को पहले जाने नहीं दिया, जबकि वह बाद में लाभ उठा सकता था। लेकिन पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब तियानशिन को लगा कि वह मर चुका है तो उसे अचानक लगा कि उसे बांधने वाले तंतु अपनी ताकत खो रहे हैं। उसने तंतुओं से मुक्त होने के लिए जोरदार संघर्ष किया। इस बार उसे यह आश्चर्यजनक रूप से आसान लगा। पानी की सतह से ऊपर निकलते हुए उसने लिन शेन को पानी पर चलते हुए देखा, जबकि वह असेंशन लिक्विड को बिखेर रहा था। तंतुओं ने अपनी ताकत खो दी थी। इसका कारण यह था कि लिन शेन द्वारा बिखेरा गया असेंशन लिक्विड प्रभावी हो रहा था, जिससे वे सो गए थे। जल्दबाजी से सफलता नहीं मिलेगी, आपको इसे धीरे धीरे करना होगा, लिन शेन ने कहा, जैसे ही वह तियानशिन से आगे बढ़ा और स्वॉर्ड ऑर्किड जोन में भाग गया। वह पानी पर कैसे चल सकता है? तियानशिन हैरान रह गया, सहज रूप से अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश कर रहा था, या कम से कम लिन शेन की तरह पानी पर चलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, एक बार जब उसका शरीर पानी की सतह से बाहर निकलता तो वह अचानक बल द्वारा वापस नीचे खींच लिया जाता, जिससे सतह पर चलना असंभव हो जाता। वह आदमी ऐसा क्यों कर सकता है? तियानशिन की अभिव्यक्ति जटिल थी, लेकिन उसने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की और अपने सभी अंगों के साथ तलवार ऑर्किड क्षेत्र की ओर तैर गया।